मेरा सवाल ये था कि अभी आप नॉर्दर्न कार्गो सर्विस की जनरल मैनेजर है, ठीक है। तो मेल डोमिनेटिंग सेक्टर, ट्रकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इसमें इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए ये नॉर्मल सेक्टर्स नहीं है जहाँ पे लड़कियां अक्सर देखी जाती हैं। तो आपको मतलब यहाँ तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ा? देखो सरोज, ये बात तो सही है कि ये मेल डोमिनेंस इंडस्ट्री है, क्योंकि आज भी अगर हम इंडिया में देखें हार्डली 12 से 15 लड़कियां ही इसमें काम करती हैं। जब मैं इस ऑफिस में आई थी तब मैं एक अकेली लड़की थी। तो इनिशियली हमारे ऑफिस के लड़कों को भी मेरे साथ काम करने में प्रॉब्लम लगती थी। ड्राइवर्स तो मेरे से बात ही नहीं करना चाहते थे। पर एक होता है ना कि हार्ड वर्क, आप किसी भी चीज में आप अपना जी जान लगा के अगर काम करते हो तो धीरे धीरे मुझे स्टार्टिंग में प्रॉब्लम तो हुई थी कि ट्रांसपोर्ट में ऑफ कोर्स लड़के ही हैं और वो हर तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं, हर तरह का स्लैंग यूज करते हैं। तो जब मैं ऑफिस में आई तो तब भी हो रहा था। तो मैं सबको बोलती थी कि मतलब अब तो लड़कियां आ गई हैं इस ऑफिस में, अब तो मत यूज करो। तो मेरे सीनियर्स को, जूनियर्स को, सबको बोला था, तो मुझे रिप्लाई ये मिला था, आपको बुलाया किसने है, अब चले जाओ, हमने तो नहीं बुलाया, आप क्यों आए हो? अगर आप स्लैंग यूज नहीं कर सकते हो मतलब आप ट्रांसपोर्ट में काम नहीं कर सकते हो। तो ये मुझे फर्स्ट रिप्लाई मिला था। तो ऐसे डोके, अब मैं तो जॉब करनी है मुझे, तो मेरे को लगा कि ठीक है इनका कल्चर ये है, पर मैं यहाँ पे किसी का कल्चर चेंज करने नहीं आई हूँ। लेकिन मैं अपने ऑफिस में, अपने ऑफिस का आने का टाइम, जाने का टाइम, अपना हार्ड वर्क मैं अपने एथिक वैल्यूज के साथ ही करूंगी। मैं जाके इनके साथ मिलके इनकी स्लैंग यूज नहीं करूंगी। तो धीरे धीरे होता है ना कि कुछ लोग, आप जब कुछ अच्छा शुरू करते हो तो अगर 10 रास्ता रोकते हैं तो 5 जरूर आपका साथ देते हैं। तो मुझे भी पहले 5 मिल गए। तो धीरे 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 आप सोचो कि मेरे को धीरे धीरे टीम बनती गई। मैंने ऑफिस में, हमारे टीम वर्क नहीं होता था। तो सबको एक स्पेसिफिक काम दिया जाता था, सब अपना अपना काम करते थे, चले जाते थे। तो आप जैसे नॉर्दर्न कार्गो सर्विस की जनरल मैनेजर है, ठीक है। तो ये मतलब आपको पोस्ट एज अ पोस्टर वुमेन मिला है, या आप सही में इसको अपने अपने हार्ड वर्क से अचीव किया है? देखो सरोज, पोस्टर वुमन तो मैं हरगिज नहीं हूँ, नहीं तो बहुत साल पहले कुछ और पोस्टर मिल चुका होता है ना। तो मैं, मेरे को जो प्रॉब्लम होती है इस इंडस्ट्री की, सबसे बड़ी बिगेस्ट प्रॉब्लम है ट्रक ड्राइवर्स, राइट। तो जब मैं आई थी मैंने देखा कि ड्राइवर्स को बहुत सारे इश्यूज है। मैं उनके साथ बैठती थी, वो अपने इश्यूज बोलते थे। और जब हाईवेज पे ड्राइवर होते हैं, जब हम देखते हैं कि गाड़ियां चल नहीं रही, हम कॉल करते हैं ड्राइवर को। तो उनका हमेशा क्या होता था कि पता है आपको इधर में कितनी गर्मी है, आप तो एसी चैम्बर में बैठे हो, आपको थोड़ी पता है ट्रक ड्राइवर की प्रॉब्लम क्या होती है। तो वो मुझे चीज बहुत हिट की थी। तो उससे मैंने 2016 में नॉर्दर्न कार्गो सर्विस ज्वाइन किया। मैं 2016 के एंड में मैंने फर्स्ट ट्रक जर्नी की थी ड्राइवर्स के साथ। तो ये ऐसा नहीं है कि मुझे वो ऐसी ये जॉब मिल गया। मैंने 15-15 दिन ट्रकों में ड्राइवर्स के साथ निकाले हैं, ट्रकों में गई हूँ। हाईवेज पे खुद जब 45 डिग्री कलकत्ता में ऑरेंज अलर्ट था, मैं उस टाइम ट्रकों में बैठी हुई थी ड्राइवर्स के साथ, वो भी नॉन एसी ट्रक्स। और वही रोड साइड ढाबास पे खाना, पेट्रोल पंप के वॉशरूम के ऊपर ही आपको मतलब डिपेंड रहना पड़ता था। मैं, आप बिलीव करोगे सरोज, मैं जितनी बार भी ट्रक्स में गई हूँ मैं हर बार आके बीमार हुई हूँ। ना तो रस्तों में खाना ठीक मिलता था, ना वॉशरूम है। तो मैं डर से ना ज्यादा खाना खाती थी, ना ज्यादा पानी पीती थी, क्योंकि वॉशरूम नहीं मिलेंगे। तो मैं जब भी घर आई हूँ वो ड्रिप लगे हैं। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि ये पोस्ट मुझे ऐसी मिल गई है, मतलब मत हर जगह पे मैंने काम सीखा है। आप अगर बोलोगे कि मुझे ट्रक स्टार्ट करना आता है, चलाना आता है, यस मैंने ट्रक चलाना सीखा। ट्रक नाइस। के स्पेयर पार्ट्स अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्लच कौन सा है, नोजल्स कौन से हैं, पंप का क्या रोल है उसमें, इंजन ऑयल कब चेंज करना चाहिए, टायर कब रोटेट करने चाहिए, हाँ टायर के कितने पंक्चर होने के बाद क्या इश्यूज हो सकते हैं, टायर का एयर प्रेशर क्या होना चाहिए। तो अगर आप मुझसे इस स्पेसिफिक क्वेश्चन में पूछोगे गाड़ी के बारे में, हाँ मैं आपको बता सकती हूँ। अब अगर आप मेरे मेरे को पूछोगे कि मेरे पास गाड़ियां कितनी हैं, गाड़ियों के नंबर क्या हैं, ड्राइवर्स के नाम क्या हैं, कौन ड्राइवर किस गाड़ी पे है, वो भी मुझे पता है। तो अच्छा, तो मतलब आपने बहुत मेहनत की है इसमें अपना करियर और इस पोस्ट तक पहुंचने के लिए। बहुत। अच्छा, तो जैसे कि आप वुमेन लीडर इन लॉजिस्टिक का आपको सम्मान मिल चुका है, ठीक है। और मैंने आपके कुछ वीडियोस देखे, कुछ न्यूज़पेपर कट देखे। तो उसमें आप रॉयल मिसेस इंडिया की फाइनलिस्ट हैं,
ठीक है। तो मैंने आपकी वीडियो में स्टोरीज देखी, बहुत इंस्पायरिंग थी। तो मुझे अपने आप पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए कि आपके पर्सनल लाइफ कैसा रहा है अभी तक। देखो सरोज, मैं मतलब पंजाब में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुई थी। शादी के बाद मैं 2003 में मेरी शादी हुई थी। मैं शादी के बाद कलकत्ता में शिफ्ट हुई थी। मैं एक पंजाब के एक छोटे से गांव से हूँ। तो जब मैं कलकत्ता शिफ्ट हुई तो मुझे लगा कि दूसरी दुनिया में ही आ गई हूँ, कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज से पहले मैंने कभी देखी नहीं थी। तो 2003 अप टू 2010 आई वाज हाउसवाइफ। तो मेरी शादी वाज वेरी अब्यूजिव वन। तो बड़ा मुश्किल था वो दौर। तो उसके बीच में मुझे समझ में आ गया था कि इस शादी में हाउसवाइफ बन के मैं मतलब मेरी जिंदगी सस्टेन नहीं कर सकती हूँ मैं। तो मैंने अपनी रीस्टार्ट किया अपनी एजुकेशन को। तो जब मैंने पढ़ाई करने का फैसला लिया तो मेरे इन लॉज ने सपोर्ट नहीं किया। तब होता है ना, आप हिम्मत मार के एडमिशन तो ले लेते हो, फिर कॉलेज में फ्रेंड्स बन जाते हैं। भले मैं उनसे बहुत बड़ी थी, मेरे क्लासमेट्स बहुत छोटे थे मुझसे, लेकिन न्यू जनरेशन थी। तो उनको मेरे से ज्यादा नॉलेज थी और मेट्रोपॉलिटन सिटी के बच्चे हैं वो। तो उन्होंने मुझे सिखाया कि मैं कैसे अर्न कर सकती हूँ। तो मैंने हिंदी में मास्टर किया। तो उनको लगा कि आप लोगों को ट्यूशन पढ़ा सकते हो। तो मैं लोगों के घर घर जाके ट्यूशन पढ़ाती थी। फिर एक आंटी थी, उनका एक पीजी था। तो आंटी कहीं और रहते थे, पीजी कहीं और था। तो खाना उनके घर पे बनता था और पीजी में डिलीवर करना होता था। तो वो आंटी से मैं दिन में 3 बार टिफिन लेती थी, सुबह ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। तो मुझे 3000 पर मंथ वो 2010 में देते थे। तो ऐसे ट्यूशन पढ़ा के और टिफिन डिलीवरी करके मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। अच्छा, तो जैसे आपकी शादी के बाद जो मैंने स्टोरी देखी है आपके वीडियोस में, तो आप के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, ठीक है। तो उसके बारे में जरा बताइए कि क्या डोमेस्टिक वायलेंस में क्या रहा और आपने कैसे फेस किया, उसे ओवरकम कैसे किया, क्योंकि बहुत सारी हमारे देश में ऐसी महिला हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस को फेस करती है, बट वो उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाती हैं, और उनके पास शायद कोई, जैसे आपको एक सपोर्ट सिस्टम कोई ना कोई तो मिला होगा किसी उस दौरान में। तो ऐसा मतलब क्या करे, और क्योंकि सब उतने पढ़े लिखे भी नहीं होते, ठीक है, जो गांव की औरतें होती हैं उन पर डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता। तो वो कैसे मतलब बाहर निकले और आपके जैसे पोजीशन पे पहुंचे हो, वैसे कैसे कुछ पाथ है और या कुछ मोटिवेशन है। देखो सरोज, जब मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस होती थी, ऑफ कोर्स जब मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ था तो मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया था। तो उनका कहना था इट्स वेरी नॉर्मल, ये होता अच्छा। है, अच्छा। तुमको एडजस्ट करना पड़ेगा। तुम देखो तुम्हारी किस गलती से तुम्हें मारा, अरे वो ड्रिंक करके आए हैं और होश में ही नहीं है, वो आपको मार रहे हैं, आप उस टाइम अपनी क्या गलती देखोगे। तो मेरे तो मम्मी हमेशा यही बोलते थे कि ये होता है, इट्स वेरी नॉर्मल, ये सदियों से होता आया है, ये होता है, होता रहेगा, तुमको इसमें एडजस्ट करना है। तो पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं थे डोमेस्टिक मेरे वायलेंस में। मेरे पापा को तो मैंने कभी शेयर ही नहीं किया, लेकिन मम्मी को हर बार शेयर किया और मेरी मम्मी ने मुझे ही डांटा और मुझे वो सहने के लिए मजबूर भी किया। तो और मैंने काफी साल मतलब मजबूरी में मैंने सहन भी किया। तो आपके इन लॉज कितना डोमेस्टिक वायलेंस करते थे, क्या हद तक हो गए। देखो वो मतलब अगर हम लास्ट हद देखें तो उन्होंने मेरा पैर तोड़ के मुझे घर से निकाला ना। मेरा एंकल सर्जरी है, आज भी आप देखोगे मेरे को एंकल सर्जरी कराना पड़ा। इस हद तक का मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। तो आपका आपके इन लॉज ने पैर तोड़ दिया। मेरे हस्बैंड ने मेरा पैर तोड़ा था। जो लास्ट मेरे को उन्होंने जब मेरे को मारा है और मेरा पैर टूटा है, देन मैंने डिसाइड कर लिया था कि बस बहुत हो गया है, अब जो होगा देखा जाएगा, मैं इस घर में नहीं रहूंगी। तो तो इतना उसके जो ये कॉन्फिडेंस था वो बाकी औरतों को कैसे मिले कि वो ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस अगर उनके साथ हो रहा हो तो ये वो स्टेप ले सके इसके। देखो, मैं एक चीज जो मेरी जिंदगी में मुझे जो जिसने मुझे ये हौसला दिया कि मैं घर से निकल जा सकती हूँ, दैट इज ओनली एजुकेशन। तो जो होता है ना कि बच्चियों को जरूर पढ़ाना चाहिए, उनको एजुकेशन देना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब मैं घर से निकली थी मुझे जेआईएस ग्रुप में एज अ लाइब्रेरी असिस्टेंट जॉब मिल चुका था। मैं वो जॉब ले चुकी थी जब मुझे घर से निकाला गया। तो मुझे लगता है कि वो जॉब भी मुझे इसलिए मिला क्योंकि मैं पढ़ाई कर रही थी। तो जो लड़कियों को अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, या तो आप पढ़ाई करो, जहाँ आप कोई ना कोई हाथ का काम जरूर सीखो। आप कुकिंग कर सकते हो, आप सिलाई कढ़ाई सीख सकते हो, है ना। आज तो बच्चे बहुत कुछ कर रहे हैं, मोबाइल ऐप है, मोबाइल पे बहुत सारे काम है, न्यू टेक्नोलॉजी आ गया। तो मुझे लगता है कि लड़कियों को वो शादी करें ना करें, कब करें, वो टोटली उनका डिसीजन है, उनके पेरेंट्स का डिसीजन है।
जहाँ तो बच्चों को, लड़कियों को, मैं सबके लिए एजुकेशन तो बहुत जरूरी है, पर लड़कियों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि उनको पढ़े लिखे होना चाहिए, जहाँ उनके अंदर में कोई हुनर होना चाहिए जिससे वो कमा के खा सके। तो अच्छा। मुझे इसी चीज ने मुझे हौसला दिया कि ठीक है, मैं एक जॉब पे हूँ और कुकिंग में अच्छी हूँ, तो मुझे लगता था कि ठीक है, होम डिलीवरी मैं भी स्टार्ट कर सकती हूँ, मेरे पास अर्निंग सोर्स है। कॉलेज टाइम के बाद मेरे पास इवनिंग टाइम है, मैं कुछ और एक्स्ट्रा काम कर सकती हूँ साथ में। अच्छा, तो अभी आपके अंदर और आपके सही में अभी मैरिज जैसे इंस्टीट्यूशन पे भरोसा है रहा है आपका? हाँ हाँ, एकदम। मैं अभी भी भरोसा करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है पांच उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं। अगर आप सक्सेसफुल मैरिज में हम देखें, तो मेरे अगल बगल में बहुत सारी सक्सेसफुल मैरिज है, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे कजन्स हैं, मेरे भाई हैं, मेरे चाची ताई बुआ सब हैं, तो सब जगह है। हाँ, ये एक चीज है कि आप शादी जिससे कर रहे हो उससे बार बार मिलो। शादी से पहले जो हम हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि वो लड़का लड़की दिखा दिया, शादी फिक्स होगी। अब कभी कभी फोन आ गया तो फोन पे बात होगी। अब शादी के बाद मुझे लगता है कि पहले बच्चों को एक साल दे देना चाहिए कि आपस में पहले मिलो, समझो, टाइम स्पेंड करो, इवन वेकेशंस पे भी जाओ। तब जाके आपको समझ में आएगा ना कि उनका अदर लोगों के साथ कैसा बिहेवियर है। वो होटल में अगर ऑर्डर दे रहे हैं, रेस्टोरेंट में, वो वेटर के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, उनको ऑर्डर देने का, प्लेस करने का बिहेवियर कैसा है, वो बाकी लोगों के साथ कैसे उठते बैठते हैं, क्या उनकी रूटीन है, कब उनको गुस्सा आता है, किस लेवल तक वो आपके टेंट्रम ले सकते हैं। हम लोग लड़कियों के मूड स्विंग्स तो होती हैं फॉर श्योर, हम लोग बहुत मोटी भी होती हैं। तो आप पहले टाइम स्पेंड करो, देन आपको लगेगा, कॉन्फिडेंट फील हो रहा है कि मैं इसके साथ पूरी जिंदगी गुजार सकती हूँ, तब शादी में जाने तो नहीं जाओ। तो आप क्या सपोर्ट करते हो, लव मैरिज करना चाहिए अरेंज मैरिज करना चाहिए? दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है। अगर आप लव मैरिज कर रहे हो, आपको पता है आपको उसके साथ एक लॉन्ग रिलेशनशिप है, आप किसी के साथ प्यार करते हो, आप उसकी अच्छी बुरी आदतें सब ले सकते हो, वो भी आपकी ले सकते हैं, शादी करो। अगर अरेंज मैरिज भी है तो मैं फिर से वही बोलूंगी कि पेरेंट्स को सपोर्टिव होना चाहिए, कि बच्चों को बार बार मिलने देना चाहिए, टाइम स्पेंड करने देना चाहिए, तब जाके वो लड़का हो लड़की हो, उनका डिसीजन होना चाहिए कि मैं इससे शादी करूंगा नहीं करूंगा, क्योंकि आफ्टर ऑल उनको जिंदगी गुजारनी है। नहीं तो फिर मेरे जैसा हाल के वो मैरिज आपकी टूट गई, अब क्या? जब आप घर, जब आपका पैर तोड़ दिया गया, उस लेवल तक भी चला गया। लेकिन मेरे पेरेंट्स के बाद उन्होंने किया है, जब तक मेरे पेरेंट्स की डेथ नहीं हुई थी, तब तक उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि पैर पैर तोड़ दे। लेकिन जब अब पेरेंट्स नहीं है, अब क्या? अब कौन करेगा? जब आप डिसीजन लेते हो कि नहीं ठीक है, अगर मेरा पैर तोड़ दिया है, अब मैं और जुल्म नहीं सहूंगी, तब क्या होता है? बाकी आपके रिश्तेदार का साथ देते हैं? कभी नहीं देते। मेरा किसी ने नहीं दिया। मेरे को तो मेरे पूरे खानदान ने 2 साल मेरे से बात ही नहीं की। 2 साल किसी ने पूछा ही नहीं मैं जिंदा हूँ कि मर गई हूँ। तो मुझे मेरी लड़ाई खुद लड़नी पड़ी ना। मैं लड़ कैसे पाई? या तो मैं, अगर मैं पढ़ी लिखी नहीं होती, जॉब नहीं कर रही होती, तो ठीक है, मेरे खानदान के कहने पे मुझे मेरे ससुराल में फिर से जाना पड़ता, फिर से वही नरक भरी जिंदगी कि हाँ, आप मार खाओ, मार खा के आप वहां पे खाना बनाते रहो। कोई और जिंदगी नहीं है आपकी। अच्छा, तो मुझे इसलिए मैं बोला कि आपकी मुझे स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग लगी, क्योंकि आपके पेरेंट्स एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई, आपके इन लॉज ने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, आपका पैर तोड़ दिया, उसके बाद आप असिस्टेंट लाइब्रेरी से जनरल मैनेजर बने। तो मुझे लगता है कि हर गर्ल्स के लिए, हर फीमेल अपोजिट जेंडर के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है आपकी लाइफ, कि मतलब इतना बुरा टाइम होने के बाद भी आपने कमबैक बहुत अच्छा किया। तो बहुत इंस्पायरिंग है। तो मैं थोड़ा और इसको आगे लेके जा रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे आप नॉर्दर्न कार्गो सर्विस में ट्रक एंड ट्रांसपोर्टेशन संभालती हैं, तो अगर इस इस टाइम में अगर किसी को अपना खुद का ट्रक का बिजनेस शुरू करना होगा, ठीक है, तो कितना कॉस्ट उसको आएगा और वो कैसे शुरू कर सकता है? ओके, अगर हम आज की डेट में ट्रक की बात करें, तो मैं अगर बोलूंगी तो आपको 5 ट्रक के साथ बिजनेस जरूर स्टार्ट करना चाहिए। राइट? 5 ट्रक आप देख लो, 50 लाख का एक ट्रक आता है हम्म, आज की डेट में। हम्म, तो 50 into 5, तो हम्म, आप टू क्या कर पॉइंट फाइव सकते? सीआर आप उसमें क्या कर सकते हो? आपको 80% तो बैंक लोन मिल जाता है, लेकिन आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए। राइट? क्योंकि आपके ट्रक इमीडिएटली तो कमाने नहीं लगेंगे। जितने थिन मार्जिन आजकल हो गए हैं, इमीडिएटली ट्रक आपके कमाएंगे नहीं। पहले आपको बड़ी कंपनीज के साथ काम खोजना पड़ेगा। काम खोज के एक बड़ी कंपनी आपके साथ एक सिक्योरिटी डिपॉजिट लेगी। कोई कोई ऐसे काम नहीं देता है। फिर उसके बाद आपके ट्रक कितने किलोमीटर चलते हैं,
उसके ऊपर आपको पूरा ऑपरेशन बनाना पड़ेगा कि आप कहाँ से कहाँ किस लेन पे काम करना चाहते हो, किस कस्टमर के साथ काम करना चाहते हो, कितनी आपकी गाड़ी ट्रिप लगाएगी और उस ट्रिप में कितनी आपकी बचत होगी। आप 2 वे में काम कर रहे हो या 1 वे में आपका कस्टमर नहीं, आपको। मैं एक सेकंड पे। हाँ, अगर हम 5 ट्रक के ऊपर बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपके पास 5 CR होना चाहिए। 5 CR मतलब हाँ, ऑपरेशन कॉस्ट 2.5, तो मतलब जनरल एक नहीं, आप ऑपरेशन कॉस्ट 2.5 नहीं है। आप जब भी इंडस्ट्री की मैं हिसाब से बात कर रही हूँ, आपके बिलिंग और पेमेंट आते आते मोस्टली जो बड़े कंपनीज है वो मंथली पेमेंट करते हैं, लेकिन आपको फिर भी आपका मतलब जो रोल होता रहेगा पैसा, वो आपको 3-3 महीने बाद आपके कस्टमर आपको पे करेंगे, तो आपको 3 महीने का आपके पास वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए। नहीं, तो मैं नॉर्मल एक बोल रहा हूँ तो जैसे मैं बोलूंगी कि 5 CR से आप काम स्टार्ट कर सकते हो ट्रांसपोर्टर का। नहीं अरे, नहीं, नॉर्मल जैसे एक नॉर्मल आदमी कोई एक ट्रक लेता है, एक ठीक है, ट्रक लेते हैं, एक यस। ट्रक लेता है तो उस ट्रक से कितना पैसा बना सकता है महीने का? देखो, एक ट्रक का अगर हम बहुत पॉजिटिविटी में भी सोच लेते हैं कि एक ट्रक हमने 20,000 किलोमीटर चला लिया। नहीं, नया ट्रक ले रहा है। नया ट्रक, हम्म। हाँ, वही 50 लाख का आपका ट्रक है। हम्म। तो आपको 20,000 किलोमीटर अगर चलाते हो तो उसके लिए आपको एक वर्किंग कैपिटल लगेगी कम से कम 3 से 4 लाख मंथली। अच्छा। तब जाके आपके फिर EMI जाएंगे आपके। हम्म। आप अगर 50 लाख का ट्रक लेते हो तो आपको 90+ आपका EMI जाएगा। हम्म। फिर अदर पेपर खर्चे, इंश्योरेंस है, 5 टाइप्स पेपर्स तो है। कितना पैसा वो आदमी कमा सकता मंथली पैसा कमाता है, अगर अगर मैं बोलूँ तो मंथली एक ट्रक आपको हार्डली 50 to 70 थाउजेंड मार्जिन देता है। है प्रॉफिट मार्जिन? हाँ, अच्छा। 50 to 70, अगर आपने 20 चलाया है तो हम्म। मिनिमम आपका किलोमीटर कवर होना चाहिए। अच्छा, जैसे पर ट्रांस। हाँ, मैंने बोला 50 to 70, हम्म। राइट। हम्म। पर आपका EMI आएगा 90+, तो आपको 20,000 घर से देने हैं इनिशियली। अच्छा। तो आपको प्रॉफिट नहीं बोल सकते, 20,000 लॉस में ही काम करोगे अगर एक ट्रक है आपका। अच्छा, तो मैं पूछ रहा हूँ महिला के तौर पे, आप जब ट्रक ड्राइवर से बात करती हैं तो क्या ट्रक ड्राइवर आपको सीरियस लेते हैं? हाँ, बहुत ज्यादा। क्योंकि मैंने ये एक चीज नोट किया ट्रक ड्राइवर्स के साथ, पहले तो लोग इनसे बात ही नहीं करते। हम्म। हमारे ऑफिस में भी बहुत कम बात करते हम्म। थे। ड्राइवर्स की प्रॉब्लम बहुत है। ड्राइवर उसी को प्यार करेंगे जो उनकी प्रॉब्लम एटलीस्ट सुन ले। आप सोल्यूशन दो ना दो, हम्म। लेकिन आपने उनकी प्रॉब्लम सुन ली तो हम्म। उनको लगता है कि नहीं, ये मेरी प्रॉब्लम समझता है। हम्म। और मैंने ड्राइवर्स के साथ काम करते हुए 7 से 8 साल हो गए। हम्म। मैंने उनसे कभी भी मतलब डिसरिस्पेक्टफुली कभी बात नहीं की है। ओके। तो मैंने अगर उनसे बात की है हमेशा, जो बच्चे हैं मतलब जो यंग जनरेशन है, मैं उनको मतलब कितने ड्राइवर्स हैं हमारे पास, 800 ड्राइवर है। तो 800 ड्राइवर्स का नाम याद रखना वे टफ। तो जितने यू आर यंग हैंडलिंग 800 ट्रक ड्राइवर्स? हाँ, तो हमारे पास जितने भी ड्राइवर्स हैं, जितने यंग बच्चे हैं, मैं उनमें से 2-4 के नाम याद रखती हूँ। हम्म। बाकी सब बेटा। हम्म। जितने थोड़े से बड़े हैं भाई, अच्छा। थोड़े बड़े हैं चचा। अच्छा। तो आप जब उनको ऐसे रिस्पेक्टफुली जब बेटा आप बात करते हो, जब चचा करके बात करते हो, उनको लगता है कि नहीं, मैडम ने मुझे बहुत इज्जत दी है, मुझे भरोसा करके एक रिस्पेक्ट दी है, वो रिस्पेक्ट बैक आती है आपको। और अच्छा। वो मैं कोई काम मतलब, हमारे ऑफिस में एक चीज होती है कि अगर सोचो कोई ड्राइवर कोई बात नहीं सुन रहा है, हम्म। तो हमारे ऑफिस वाले बोलते हैं कि ठीक है मैडम फोन करेगी। अच्छा। ठीक, ये एक हो गया। हम्म। वाइस वर्सा भी है, अगर हमारे ड्राइवर्स किसी को कॉल करते हैं और वो कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और वो नहीं सुन रहे हैं, हम्म। तो उनका भी यही होता है कि मैं मैडम को फोन करूंगा। अच्छा। तो ये ट्रस्ट 2 वे में है वो कि है। उनको लगता है कि मैडम डांट भी सकती है, हम्म। अगर मेरी कोई डिमांड है तो मैडम मान भी सकती है। तो आप ड्राइवर्स के साथ जब बात करते हैं उनकी प्रॉब्लम आप सही में सॉल्व करती हैं कि सिर्फ बोल देती हैं कि ठीक है आपकी, मतलब एज अ वुमेन होके सुंदर लेडी है तो मान जाते हैं सब, या वो सही में आप प्रॉब्लम वो सॉल्व करते एक बार हो सकता है ना सरोज, पिछले 8 साल से कैसे करूंगी। हैं? अच्छा, मतलब आप सही में प्रॉब्लम सॉल्व सॉल्व करते करना पड़ता है, क्योंकि आज अगर हम अपनी इंडस्ट्री में देखें, मोस्टली ट्रांसपोर्टर्स हैं? ड्राइवर शॉर्टेज का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और एक हमारी कंपनी है जिसमें 8 से 10 ड्राइवर स्पेयर रहते हैं। अच्छा। तो ड्राइवर आज अगर मैं निकालूंगी 10 कंपनी उसको ज्यादा, आज हम अगर ड्राइवर्स की सैलरी के ऊपर बात करें, 40 to 60 थाउजेंड ड्राइवर मंथली कमाते हैं। तो अगर आज उसको 2,000 रुपया कोई और ज्यादा देगा, ड्राइवर तो कहीं पे भी चला जाएगा। अच्छा, मतलब ट्रक ड्राइवर 40 to 60, हाँ। 60,000 मंथली कमाते हैं? हाँ, मतलब कॉर्पोरेट एम्प्लॉय से ज्यादा ज्यादा कमाते कमाते हैं। पर प्रॉब्लम क्या है कि हमारी इंडियन इंडस्ट्री में मतलब लोगों के माइंडसेट में क्या है कि ड्राइवर्स आर फुलिश, दे आर इलिटरेट।
तो उनको अकल नहीं है, उनसे डिसरिस्पेक्टफुली बात की जाती है। अच्छा। तो ये एक बिगेस्ट इशू है। हाँ, अभी आपको समझ में आया कि ड्राइवर सच में एक स्टूडेंट, इंजीनियरिंग स्टूडेंट से ज्यादा कमाते हैं। हाँ वही मतलब हाँ, अभी मुझे पता चला कि ड्राइवर 40 to 60 thousand 1000 कमाते कमाते हैं। हैं। अभी मेरी इम्प्रेसिव। कल एक्स लिंडे के एक ऑफिसर से बात हो रही थी, तो मैं उनसे लिंडे का समझ रही थी कि उनका सैलरी पैकेज क्या है। वो बोले कि हम ऑन एन एवरेज 45 to 52 thousand सैलरी देते हैं पर मंथ। इंसेंटिव अलग है, बोनस अलग है, फिर एवरी ईयर उनके इंक्रीमेंट भी होते अच्छा, तो अगर एक किसी को ट्रक ड्राइवर बनना होगा तो उसे क्या करना होगा? आपको कैसे हैं। कांटेक्ट करें या ट्रक ड्राइवर? मेरे को कांटेक्ट करना बहुत इजी है, क्योंकि हमारे जितने भी एनसीएस में ट्रक हैं, राइट, 800, सब पे मेरा नंबर लिखा हुआ है। अच्छा। तो मुझे पुलिस वाले, ढाबे वाले, हाँ, आरटीओ सब कॉल करते हैं, अच्छा। दूर से नंबर देखता है कोई। अच्छा, बहुत सारे ड्राइवर होते हैं जो नंबर देख के कॉल करते भी हैं कि मुझे काम करना है आपके यहाँ पे। हमें सिंपल इतना है कि उसको ट्रैफिक रूल्स पता होने चाहिए, अच्छा। डिफिकल्ट सिचुएशन में कैसे गाड़ी को डील करना पता होना चाहिए, फॉर श्योर उसके पास हैवी व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए, प्लस एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर वो फ्रेशर है तो मैं उसको इमीडिएटली गाड़ी तो नहीं दूंगी, मैं उसको पहले एज अ हेल्पर गाड़ी में रखूंगी, 2-3 महीने उसका ट्रायल लूंगी, उसके बाद उसको गाड़ी दूंगी, क्योंकि गाड़ी आपकी बहुत कॉस्टली है, वन। सेकेंड, उसमें आप जो मटेरियल लेके जाते हो वो भी बहुत कॉस्टली है, और थर्ड, आपके ड्राइवर की जान भी कीमती है, सामने वाले की भी जान कीमती है। तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है अगर एक एक्सीडेंट होता है। तो बहुत हम सोच समझ के ड्राइवर को गाड़ी देते हैं। नए ड्राइवर को एटलीस्ट हम लोग 6 महीने पहले हेल्पर पे रखते हैं, फिर गाड़ी देने का सोचते हैं। अच्छा, मतलब वो फुल फ्लेज ड्राइवर 6 महीने बाद बाद ही अगर बन कोई सकता है। और किसी को पहले से एक्सपीरियंस होगा वो डायरेक्ट ज्वाइन कर सकता है कि उसको भी आपकी कंपनी में हाँ, 6 महीने, एक्सपीरियंस उनके पास होना चाहिए तो कि वो मैं डायरेक्ट ज्वाइन कर सकता है एज अ ड्राइवर? डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। मैं फ्रेशर की बात कर रही हूँ, जैसे हमारी कंपनी में ही है, मतलब काफी बच्चे आपको दिखेंगे जो एज अ हेल्पर काम कर रहे हैं। अच्छा। और हम लोग एवरी ईयर उनकी ऐसी रिपोर्ट निकालते हैं कि कितने हमारे पास हेल्पर हैं, उनकी कितनों के पास हाईवे व्हीकल लाइसेंस आ गया है। हम लोग, हमारा ही पातीपुकुर में एक ट्रैफिक मैनेजमेंट कॉलेज है जिसमें हम उनके ट्रायल लेते हैं फिर टीचर्स के साथ। अगर वो टीचर्स रेकमेंड करते हैं कि दे आर मतलब गुड टू गो, तो हम उनको फिर गाड़ी देते हैं। तो आपकी कंपनी में कोई ट्रक ड्राइवर वुमेन? नहीं, अभी तक तो नहीं है। मैंने बड़ी कोशिश की है कि हमने लास्ट माइल डिलीवरी में भी हमने एंटर किया है, तो मैंने बड़ी कोशिश की, मैंने एक दो संस्थाओं से भी कांटेक्ट किया था कि इसमें सैलरी पैकेज भी अच्छा है, और ड्यूटी सुबह 10 से 11 से शाम के 5-6 बजे खत्म हो जाती है। तो इसमें लड़कियां आनी चाहिए। और मेरा एक जो ड्रीम है कि एक दिन मैंने अपनी कंपनी का, फर्म का नाम भी रजिस्टर कराया हुआ है, फर्म का नाम है पिंक लॉजिस्टिक। तो मेरा ये एक ड्रीम है कि मैं पिंक लॉजिस्टिक और पिंक यूनिफॉर्म में लड़कियों के साथ ये काम स्टार्ट करूंगी। पर मैंने काफी, कलकत्ता में ऑटो भी लड़कियां अभी चलाती हैं, मैंने काफी बार बात की है, पर अभी तक तो मैं बोलूंगी मुझे बहुत बड़ा फेलियर ही नहीं। हाथ लगा है। बट लड़कियों को आना चाहिए। बहुत बड़ा चैलेंजेस भी है लड़कियों को, अगर हम ट्रांसपोर्टिंग सेक्टर में या ट्रक ड्राइवर में स्पेशली बोलूँ बनाए तो चैलेंजेस बहुत है। सेक्सुअल हरासमेंट के चैलेंजेस है उनको, अगर वो हाईवेज पे जा रही हैं, ठीक है, तो उनके सेफ्टी का तो एक चैलेंज है, ये साथ में उनके हाइजीन, ठीक है, उनके वॉशरूम, ठीक है, वॉशरूम भी प्रॉपर नहीं होते हैं। तो ये सब बहुत मतलब चैलेंजेस है, तो इसको कैसे मतलब कैसे डील करें? देखो, अभी मैं अगर एक बात करूं, हमारे इंडिया में एक सक्सेसफुल ट्रकर वीमेन फीमेल है, योगिता रघुवंशी। यहाँ योगिता ठीक रघुवंशी। है, तो मैं उनसे बहुत बार मिल चुकी हूँ इवेंट्स पे। तो वो बोलती हैं कि मैंने आज तक, मुझे ऐसा कोई सीन फील ही नहीं हुआ। हाँ। उनको आज कितने सालों में, छोटे छोटे बच्चे थे, अब तो उनके बच्चे भी आईटी कंपनीज में अच्छी पोस्ट पे काम करते हैं। तो बोले, मैंने तो जब भी ट्रक चलाया, मैंने दिन में कभी नहीं चलाया, मैंने तो रात को ही चलाया। तो एक वो भी वर्जन है। और सेकंड, मतलब काफी ट्रांसपोर्टर है, मैं अशोक गोयल जी को जानती हूँ जो बॉम्बे के ट्रांसपोर्टर हैं, वीआरआर लॉजिस्टिक है। तो उन्होंने शॉर्ट हॉलेज में बड़े ट्रक लड़कियों को दिए हैं, उन्होंने 5 लड़कियों के साथ स्टार्ट किया है, पर बॉम्बे टू गोवा ही जाती हैं, शॉर्ट डिस्टेंस है। बट अगर, हाँ, आप सही हो कि अगर हम लॉन्ग हॉलेज के लिए बात करें, तो लड़कों के लिए वॉशरूम नहीं है, लड़कों के लिए पार्किंग की जगह नहीं है, अच्छी खाने की जगह नहीं है, लड़कों की सेफ्टी नहीं है। तो लड़कियों के लिए तो हमारा इंडिया लॉन्ग हॉलेज के लिए तो रेडी नहीं है अभी तो भी। इस पे काम किसे करना चाहिए, ट्रांसपोर्ट या लॉजिस्टिक कंपनी को या सरकार को काम करना चाहिए? देखो, मोदी जी ने इलेक्शन से पहले डिक्लेयर किया था कि वे 1000 रेस्ट एरियाज ड्राइवर्स के लिए बनाने वाले हैं, राइट। हम्म। तो जब उन्होंने अनाउंस किया था, मेरे ख्याल से 1 साल हो गया,
1.5 ईयर ऑलमोस्ट हो गया। तो अभी तक तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं आया। और अगर हम ट्रांसपोर्टर्स की बात करें तो अग्रवाल जी, रमेश अग्रवाल जी, अग्रवाल एंड पैकर्स एंड मूवर्स के ओनर हैं। उन्होंने कुछ कुछ जगह पे ड्राइवर्स के लिए काम मतलब करते हैं वो, कि ड्राइवर्स आए फ्री में खाना खाएं, रेस्ट करें। ऐसे सब ट्रांसपोर्टर अपने अपने लेवल पे करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे भी है, हमारे भी रस्तों में जैसे गाड़ी कलकत्ता से निकलती है, थोड़ी सा हाईवे में हमारा ऑफिस है, तो ड्राइवर जाते हैं वहाँ पे रेस्ट करते हैं। हम एज अ ट्रांसपोर्टर हम लोग काम कर ही रहे हैं, लेकिन ये चीजें अगर हम लोग, मैं बोलूँ कि गवर्नमेंट की वेट करनी चाहिए, नहीं, गवर्नमेंट ने हर बार धोखा दिया है, इस बार भी धोखा ही दिया है। तो ट्रांसपोर्टर, अभी अब हम बात कर रहे थे कि आपको कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए, तो नाउ यू अंडरस्टैंड कि अगर एक ट्रांसपोर्टर का कोई ओनर है तो गरीब तो नहीं हो सकता, राइट। अगर उसके पास 10 ट्रक भी है मतलब उसके पास वर्किंग कैपिटल है, मतलब वो अमीर है ना। तो आज अगर हम बात करें तो इंडिया में मोर और लेस 4 लाख ट्रक हाईवे पे चलते हैं। तो मान लें हमारे पास ज्यादा नहीं तो 40 लाख ट्रांसपोर्टर है ना। तो अगर हम इंडिया के 4 कॉर्नर को अगर हम मेन जगह मान के उस पे हम ड्राइवर्स के लिए कुछ करें तो ट्रांसपोर्ट तो खुद ही कर सकते हैं। तो अगर कोई महिला ट्रक ड्राइवर बने तो उसकी सैलरी कैसी होगी? मतलब कुछ इंडस्ट्री ने सोचा है कि उसकी सैलरी सेम रहेगी मेल ट्रक ड्राइवर के जैसा, या कुछ अलग होगा? देखो, लॉन्ग हॉलेज के लिए मेरे को लगता है कि मैं तो डिस्क्रिमिनेशन में नहीं जाऊंगी, क्योंकि जब मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, मेल इंडस्ट्री में मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है, तो मेरे को भी नहीं लगता कि लड़कियों को मैं उतना प्रिविलेज दूंगी कि एक्स्ट्रा सैलरी दूंगी। हाँ, लेकिन उनके कुछ इश्यूज रहेंगे, कुछ हार्ड डेज रहेंगे, उसमें उनको रेस्ट दे सकती हूँ। जैसे ट्रक ड्राइवर हैं जो मेल ड्राइवर्स हैं, वो 6 महीने महीने घर नहीं जाते। हमारे ड्राइवर्स तो 6 महीने एटलीस्ट घर ही नहीं जाते। अच्छा। लड़कियां अगर मंथली जाना चाहेंगी दैट वी कैन अलाउ। अच्छा। तो हाँ, इसी संदर्भ में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ट्रक ड्राइवर, ठीक है, और सेक्स, कैसे आप इसको देखती हैं? मतलब वो 6 महीने घर नहीं जाते। नहीं नहीं नहीं, हाँ। वो नहीं। ऑलमोस्ट 15%, ठीक है, जो ट्रक ड्राइवर होते हैं उनके क्लाइंट, मतलब जो सेक्स वर्कर के क्लाइंट्स होते हैं, 15% ट्रक ड्राइवर होते हैं। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे कवच प्रोग्राम निकाला, हम्म। ठीक है, खुशी निकाला, हम्म। खुशी क्लिनिक, हम्म। ठीक है। तो क्योंकि जो ट्रक ड्राइवर होते हैं वो बहुत ज्यादा पीड़ित है एड्स से, हम्म। ठीक है। तो इसमें आप लोग नॉर्दर्न कार्गो सर्विस अपने ड्राइवर्स के लिए क्या कर रही है? मतलब कुछ आपका कोई ऐसा कैंपेन है या आप कुछ अवेयरनेस उनको देते हो? देखो, हम लोग साल में 2 से 3 मेडिकल चेकअप लगवाते हैं, जिसमें हम लोग उनके, क्योंकि हमारा डेंटल कॉलेज है, हम्म। ये लोग थोड़े वो कुछ कंज्यूम करते हैं ऑल टाइम, मुंह में उनके जर्दा, खैनी। हम्म। तो डेंटल चेकअप लगवाते हैं, आई केयर लगाते हैं और ओवरऑल उनका हेल्थ चेकअप करवाते हैं। हम्म। तो उसके बीच में ऑफ कोर्स हम लोग ड्राइवर्स को ये तो बोलते हैं कि आप अपना ध्यान रखिए, आप कॉन्डम यूज कीजिए। हम्म। तो ये सब तो हम उनको करते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली हमने सेक्स के ऊपर कुछ ऐसा अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं किया है। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जो डाटा है, ठीक है, उससे लाइक 3 में से हर एक ड्राइवर एड्स से पीड़ित है, ठीक है, जो डाटा निकाली थी। और 20 से 25% STI है, और ऑलमोस्ट 15% जो सेक्स वर्कर क्लाइंट्स होते हैं वो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, क्योंकि उनकी लॉन्ग लॉन्ग जर्नी होती हम्म। है, बहुत टफ जर्नी हम्म। होती है। तो वो लोग खुद के लिए, मतलब जाके, और उनके पास उतनी अवेयरनेस भी नहीं होती है, अवेयरनेस भी नहीं तो होती है। वो ऐसे काम करते हैं, सेक्स वर्कर के साथ अपना संबंध बनाते हैं, और इस तरीके से बहुत सारे ट्रक ड्राइवर को एड्स हुआ, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने इस पे बहुत सारी चीजें की कि इसको अवेयरनेस बढ़ाया जाए। खुशी क्लिनिक भी हर ढाबे पे खोला गया, ठीक है, हम्म। जहाँ पे टेस्ट हो सके। हम्म। तो ये है। तो इस नहीं, अगर हम इसके ऑपोजिट जाते हैं। हम्म। मेरी एक फ्रेंड है, शी इज फ्रॉम गुड़गांव, उनकी ट्रांसपोर्ट का नाम है इंस्टेंट लॉजिस्टिक, हम्म। शी इज द HR देयर। हम्म। तो अभी हम लोग ड्राइवर विजन के ऊपर काम कर रहे थे, तो उन्होंने 1000 ड्राइवर्स के साथ बात की। हम्म। तो वो मेरे साथ डेटा शेयर कर रहे थे कि हरिंदा, हर तीसरे ड्राइवर को आईसाइट का प्रॉब्लम है और उनको पता ही नहीं है। अच्छा। तो आंखें तो हमें दिखता है ना। हम्म। तो ड्राइवर से जब हमने पूछा कि आपको आईसाइट की प्रॉब्लम है तो आप गाड़ी कैसे चलाते हो, बोले कि अंदाजे से। तो सेक्स हाइजीनिक तो बहुत दूर की है, वो तो आइस का ध्यान नहीं रखते। अच्छा।
तो आप देखोगे, अगर मैं काफी आर्टिकल आपके साथ शेयर कर सकते हैं जिसमें बड़े बड़े सीनियर ऑथर्स ने लिखे हैं कि ड्राइवर्स आज की डेट में उनको कितनों को है कलर ब्लाइंडनेस है और नाइट ब्लाइंडनेस है, नाइट ब्लाइंड से वो फेस कर रहे हैं। और आई सेड तो मोस्टली अभी भी मैं कल सीजीटी की मीटिंग में गई हुई थी कैलकाटा गुड्स की, तो वो भी अभी ये प्लान कर रहे हैं कि हम ड्राइवर्स के लिए हाईवेज के ऊपर आई केयर कैंप लगाएं। और लास्ट वीक ही मैं गई थी, मे बी आई डोंट रिमेम्बर द नेम, टाटा और रेडियो एफएम और एबीपी वालों ने एक कैंप लगाया था। तो उन्होंने 2 दिन का कैंप लगाया था, उन्होंने 2 दिन में 1600 ड्राइवर्स को कवर किया था। उसमें 40% ड्राइवर्स की आईसाइट ठीक नहीं थी और उनको पता भी नहीं था। अच्छा। तो आप सोचो कि आई से वो देखते हैं, उनको उसका ही समझ नहीं है, बाकी तो ये बहुत टाइम लगेगा। मैंने दुनिया के बहुत सारे देशों में घूमा है और मैंने देखा है वहाँ के जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, ठीक है, वो बहुत एडवांस और बहुत मॉडर्न है। जैसे अगर कोई यूएस कनाडा में ट्रक ड्राइवर है, वो बहुत अच्छा कमा रहा है और वो एजुकेटेड भी है। तो यहाँ के भी कोई एजुकेटेड जो बच्चे हैं, ठीक है, वो यूएस और कनाडा में जाके ट्रक ड्राइवर बनना चाहते हैं, बट इंडिया में नहीं बनना चाहते, क्योंकि इंडिया में एटमोसफेयर नहीं है कि आप बहुत अच्छा कमा सको, रिस्पेक्ट भी नहीं है एज अ ट्रक ड्राइवर। बट यूएस में अगर कोई ट्रक ड्राइविंग कर रहा है, वो $20,000 पर मंथ भी कमाता है, ठीक है। तो इंडिया में जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, उन हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उनकी सैलरी और उनकी इमेज? देखो, सैलरी तो मैंने आपको ऑलरेडी बोल ही दिया है कि 40 to 60 ड्राइवर इजीली अर्न करते हैं मंथली। अब ये बात रही उनकी रिस्पेक्ट और उनकी इमेज। उनकी इमेज खराब किसने किया? हमने। रिस्पेक्ट कौन नहीं करता उनकी? हम। मैं जो ड्राइवर्स के गांव में गई थी बिहार में, मैं 2 बार गई हूँ। तो मैं जब फर्स्ट टाइम गई थी, उनका गांव है धमना, जे बिहार के डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो जब मैं उनके घर गई, गांव में एंटर कर रही थी, तो मुझे ऐसे लग रहा था मैं शोले मूवी के गांव में आ गई। अच्छा। वैसे ही पहाड़, दोनों तरफ खेत, पोखर पे औरतें कपड़े धो रही हैं सीढ़ियों पे उतर के। पूरे घर मट्टी के, सड़क टूटी हुई है, पूरे मट्टी के दोनों तरफ घर मट्टी के। स्कूल भी इवन दो दो स्कूल के क्लासरूम है जिनमें 1st to 5th क्लास के बच्चे एक साथ ही पढ़ते हैं, भगवान जाने क्या पढ़ाते होंगे। जैसे हम उस एरिया से निकलते हैं, मुझे लगा हमारे ड्राइवर्स का भी ऐसे ही होगा। जब मैं उनके एरिया में, ड्राइवर्स हमारे उस गांव में 60 ड्राइवर्स हैं, उनके घर सबके एक ही एरिया में। अब बिलीव करोगे कि ड्राइवर्स के घर वहां पे ऐसे हैं जैसे पंजाब के बच्चे कनाडा में जाके ट्रक चला के डॉलर भेजते हैं और पेरेंट्स पंजाब में कोठियां खड़ी कर देते हैं। सेम आपको बिहार जाके लगेगा। अच्छा। कि उनके घर इतने खूबसूरत, आप सोचोगे ड्राइवर के घर पे स्कॉर्पियो बाइक खड़े हुए हैं। मैं तो शॉक्ड हो गई थी। अच्छा। और होता है ना कि सरपंच जो गांव का होता है वो सबसे अच्छे एरिया में घर रखता है अपना, तो वो ड्राइवर्स के साथ उसका घर है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे होती है? उन ड्राइवर्स के गांव में ड्राइवर्स को मोस्ट रिस्पेक्टेड कैटेगरी में रखा जाता है। अच्छा। और जब वो हमारे पास आते हैं, हम उनको मोस्ट निग्लेक्टेड और डिसरिस्पेक्टफुल पीपल। तो ये एक क्लैश है जो मैंने उनके गांव की लड़कियों से भी इंटरव्यू ली थी कि तुम क्या ड्राइवर से शादी करना चाहती हो? बोले मेरा तो ड्रीम है ड्राइवर से शादी करना। बट रिस्क भी ड्राइवर के साथ शादी करना, रिस्पेक्ट मतलब बोलिए कि गांव में, क्योंकि बहुत सारे ड्राइवर मतलब शादी होने के बाद भी उनने अपनी वाइफ्स को HIV दिया, ठीक है। तो गवर्नमेंट इस पे भी काम कर रही है कि सिर्फ ड्राइवर को नहीं, उनकी फैमिली को भी एजुकेट करे कि अगर आप एक लॉन्ग ट्रिप करके आ रहे हो तो आप प्रॉपर मेडिकल टेस्ट उनकी फैमिली का भी हो, ठीक है। ये भी गवर्नमेंट की है। मैं एक चीज पर अगर गवर्नमेंट ये भी कर रही है तो उनको ये भी तो करना चाहिए कि ड्राइवर्स को रिस्पेक्ट दे, रस्तों में रेस्ट रूम्स बनाए, है ना। या उनके, अगर आप चलो मेरे साथ में जहाँ आपको दिखा सकती हूँ, इतने गंदे गंदे एरिया में, मतलब खाने के पैसे बहुत ज्यादा लेते हैं, खाना इतना गंदा, हाइजीन नाम के है ही नहीं। हाथ धोने के लिए आज भी राख ही रखी हुई है कि आप राख से हाथ धोगे। ट्रक माफिया कैसे काम करता है? मैंने कभी नहीं सुना इसके साथ, इसके लिए, और मैंने आज तक कभी कुछ फेस भी नहीं किया। अच्छा, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए कि अभी हमारे जो नॉर्मल आम लोगों के दिमाग में जो इमेज है, जैसे रात को ट्रक चलती है, ठीक है, और ड्राइवर चलाते हैं, तो मैक्सिमम जो ट्रक ड्राइवर है रात को जब ट्रक चलाते हैं तो पी के चलाते हैं,
ठीक है, हमने बहुत देखा है, और बहुत लोगों को डर लगता है कि ट्रक का टाइम हो गया, अभी बाहर नहीं जाना है। ठीक है, तो ये आप लोग क्या कर रहे हो कि वो ड्राइवर पिए ना? ऐसा कोई आप टेक्नोलॉजी अपने सिस्टम के थ्रू इंट्रोड्यूस कर रहे हो कि उसका अल्कोहल टेस्ट हो, फिर ही गाड़ी ऑन हो? ऐसा कुछ आप लोग तब तो हमें कोई ड्राइवर नहीं मिलने वाला। तो मतलब हमारी, ड्राइवर पिएगा नहीं तो चला नहीं देखो सकता। ये एक बहुत रॉन्ग कंसेप्शन है कि ड्राइवर ही पीता है, सब पीते हैं, नहीं है बट ना। पर हमारी कंपनी में एक स्ट्रिक्ट रूल क्या है कि ड्राइवर रात को गाड़ी नहीं चलाएगा। अच्छा। तो हमारे पास सॉफ्टवेयर है जिसमें दिखता है कि नाइट ड्राइविंग हो रही है कि नहीं, हम इमीडिएटली ड्राइवर को रोकते हैं कि आप 11 बजे के बाद ट्रक नहीं चलाओगे। जो मेजर एक्सीडेंट अगर आप देखोगे, अगर आप रिकॉर्ड भी देखोगे, डेटा में भी जाओगे, तो मेजर एक्सीडेंट आपके रात को 12 से 2 से 3 बजे के बीच में होते हैं। तो हम लोग ड्राइवर्स को हमेशा स्ट्रिक्टली मना करते हैं कि अगर इमरजेंसी है, जैसे कुछ सिटीज में जैसे बैंगलोर, चेन्नई, नो एंट्री इशू होते हैं, तो वो सुबह 2-3 बजे निकलते हैं, 3 बजे मोस्टली निकलते हैं। लेकिन जो ड्राइवर अगर सुबह 3 बजे निकला, उसकी गाड़ी रात को 10 बजे पहले स्टॉप हो जानी चाहिए। तो उसके बाद वो पिए का हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ट्रक ड्राइवर भरोसेमंद होते हैं? बहुत बहुत। बहुत। अच्छा। मैंने उनके साथ देखो जीपीएस ट्रैकिंग ऑफ कोर्स हमारे पास लगी हुई है गाड़ियों में, ना, डैश कैम, बैक कैम, आपके पास एडास टेक्नोलॉजी सब है, राइट। आप देख सकते हो आपका ड्राइवर क्या कर रहा है, फोन यूज कर रहा है, वो ड्राउजी फील कर रहा है, तो आप उसको इमीडिएटली बोल सकते हो भाई गाड़ी साइड में रखो, ठीक है, प्रॉपर नैप, पावर नैप ले लो। तो भरोसेमंद तो बहुत है। अच्छा, हाँ, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो मैंने ट्रक माफिया, जो जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं पूछ रहा था वो ये था कि जो ट्रक रात को निकलती है, ठीक है, उन पे बहुत ज्यादा वसूली होती है। ठीक है, ओह गॉड। तो हाँ, ट्रक ड्राइवर्स नॉट को, ओनली रात को हाँ, सोच। दिन में भी होती है। हाँ हाँ प्लीज, ये अच्छा। तो बहुत है। हाँ तो अगर आपको इसके अगर मैं डेटा देने लगूं तो आप थक जाओगे। आप एवरी मतलब जब भी आप कोई स्टेट क्रॉस करते हो, आरटीओ है, आरटीओ में तो आपको पैसा देना ही है, अच्छा, आरटीओ को तो ये आपको पैसा देना ही है। ड्राइवरी हो गया ना? हाँ पूरा पूरा। तो मतलब ये ये तो कितना परसेंट जाता होगा? एक अगर कोई ट्रक खरीदे तो उसको कितना परसेंट उसको ऐसे बांटना पड़ेगा ऑन एन भाई एवरेज? अगर अगर ये आपका गुड लक भी हो सकता है, बैड लक भी, अब कब किसके फंदे में पड़ गए। अगर आप सुबह अर्ली मॉर्निंग में, जब भी कहीं जाती हूँ अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट लेती हूँ, आप अपने एयरपोर्ट के रास्ते में देखना, यहाँ से ट्रक निकलते हैं। आप कभी भी जाके देखना, सुबह 3 बजे, 2:30-3 बजे के बीच जाना, ट्रक लाइन जा रही होती है, पुलिस की गाड़ी साथ जा रही होती है, और एक बंदे का ऐसे हाथ निकला होता है, ड्राइवर्स को पता है उसको क्या देना, देते 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 निकलते हैं। अच्छा। ऐसे आप कितने इंसिडेंट इंडिया में कहीं पे भी देख लो, सबको पता है। आरटीओ सबसे बड़ा माफिया है इसमें। अच्छा। और अभी हमारा एक ट्रक था, मैं आपको रिसेंट एक घटना आपके साथ शेयर करती हूँ। हमारा एक ट्रेलर था जो साउथ से लोड करके ईस्ट में आ रहा था। ड्राइवर ने गाड़ी को, ट्रक को पार्किंग में लगा के ढाबे में खाना खा रहा था। उस गाड़ी में हमारे कैमरास नहीं थे, बैक कैमरा भी नहीं था, फ्रंट भी नहीं था, डैश भी नहीं था, कोई भी कैमरा नहीं था। तो ड्राइवर पार्किंग में गाड़ी में लगा के खाना खा रहा था। कोई स्कूटी पे आया, उसको स्कूटी में बजा, तो हस्बैंड वाइफ लड़ाई कर रहे थे, क्या था मुझे नहीं पता, उसने खड़े ट्रक में आके पीछे से मारा, स्पॉट डेड हो गया। इसमें बताओ हमारी गलती है? पर ब्लेम तो ड्राइवर के ऊपर आया। 18 डेज तक पुलिस ने हमारी गाड़ी नहीं छोड़ी, और उसके ऊपर कितना ब्राइब लिया वो तो मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये तो रोज की घटना है, डेली अच्छा। होता है। खड़ी गाड़ी में भी, पहले भी हमारी एक गाड़ी थी, ड्राइवर, आप सोचो कि गाड़ी का ड्राइवर जैक पे लगा के टायर चेंज कर रहा है, गाड़ी जैक पे है। 3 से 4 लड़के थे, फुल ड्रंक थे, उन्होंने वो जैक पे खड़ी गाड़ी के ऊपर मारा, और उनका एक्सीडेंट हुआ। हमारा ड्राइवर डर के जंगल में भाग गया कि पब्लिक मुझे पीटेगी, भले गाड़ी जैक पे है। उसके बाद भी हमारी 1.5 महीना गाड़ी नहीं छूटी, जैक पे गाड़ी लगी, गाड़ी को हमने पकड़ लिया। आप सोचो ये गाड़ियां हमारी ईएमआई के ऊपर है, हमारी खड़ी गाड़ी का एक दिन का 8 से 8,500 खर्चा आता है। गाड़ी नहीं चलेगी 1 से 1.5 महीना, तो हमारा क्या होगा? तो ये तो मतलब पुलिस के हाथ पे गाड़ी लगी तो माफिया यही है, और कोई ट्रक माफिया नहीं है मेरी नजर से। तो देखोगे, अगर ट्रक माफिया मीन्स आरटीओ,
हम्म। तो जैसे ट्रांसपोर्टेशन जो मिनिस्टर है नितिन गडकरी, उनने कहा कि हम हर ट्रक में प्रोविजन करेंगे कि एसी कंपलसरी हो। तो हम्म। आपकी कंपनी में जितने ट्रक है, ठीक है, उस सब में एसी है? देखो, हमने जितने अभी गाड़ियां नई ली हैं उस सब में एसी है। अब हम्म, जो पुरानी गाड़ियां हैं वो धीरे धीरे उनकी एज हो रही है, खत्म हो जाएंगी। हम्म, और इसके बाद तो नॉन एसी गाड़ियां बनेंगी नहीं, तो फिर एसी गाड़ियां। हाँ, अच्छा। इससे जो हमारे पास एसी गाड़ियां हैं अभी तक, जब हमने ली थी तब कोई कंपलसरी नहीं था। हम्म, तब हमने ऐसी ली थी हम्म, कि चलिए बहुत गर्मी है, क्योंकि मैं ट्रकों में बैठ के देख के आई हूँ। तो बहुत गर्मी है, रास्तों में ड्राइवर्स के लिए प्रॉब्लम होता है, लेकिन इससे बहुत फर्क भी पड़ता है कि ड्राइवर किलोमीटर भी ज्यादा कवर करता है, उनको फैटिग कम होता है, उनके जो हम्म। सीट्स हैं, कैबिन्स हैं, स्लीपिंग सीट्स हैं, बहुत कंफर्टेबल है। क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में जो ट्रक्स होती है, उनकी कैबिन ऑलमोस्ट बहुत लग्जरियस होती है, कैबिन्स। हमारे यहाँ पे तो बहुत बेसिक होती है। हम्म, अगर हम आज एसी गाड़ियों की बात करें, जो हम्म, उनकी कंपनी बिल्ट हम्म, कैबिन्स आते हैं, हम्म, उसमें देखोगे उसमें स्लीपर सीट बहुत छोटी है। अच्छा। तो ड्राइवर उसमें खुश नहीं होते, भले उसमें एसी लगा हुआ है, पर हम्म, उनको लगता है कि रात को हम कंफर्टेबली सो नहीं पाते हैं। okay, तो अगर ओईएम को बोले कि उसमें कंसोल्स है, एक वार्डरोब भी बना दो जिसमें अपना राशन, कुछ हम्म, कैश, कुछ हम्म, इमरजेंसी पेपर रख सके, हम्म, एज ऑफ नाउ तो कुछ नहीं है। मतलब वेरी हम्म, बेसिक थिंग कि एसी लगा दिया, बस खत्म। हम्म। वो अभी बहुत बाकी है इंडिया में आना। मैं पहले जैसे मेरे दोस्त कहते थे कि यार एक दो ट्रक खरीद ले, फिर लाइफ बदल जाएगी, बहुत पैसा है ट्रक में, एक दो ट्रक हो गया तो तुम्हारी पूरी लाइफ बहुत पैसा कमा सकते हो। लाइफ बदल जाएगी, हम्म, आपको बदल जाएगी लाइफ। अगर 2 ट्रक आप लेते हो रोज, थोड़े हम्म, डार्क सर्कल आ जाएंगे। थोड़ा पुलिस के साथ आपका आर्गुमेंट होने लग जाएगा, आप थोड़े अब्यूजिव हो जाओगे, थोड़े चिड़चिड़े हो जाओगे। अच्छा। ट्रक तो चलाने से भी तो प्रॉब्लम होता है। कभी मतलब जैसे बोर्ड रूम में जब ऑलमोस्ट 99% मेल बैठे होते डिसीजन लेने, और आप जनरल मैनेजर हैं, तो उन उस बोर्ड में आपको कितना बोलने का हक मिलता है, और आपकी बात सही में लोग सुनते हैं कि देखो ये तो हम, एक महिला है, ये बोल रही है, इसको क्या पता है, इसने हाँ, रियलिटी। स्टार्टिंग में तो ये प्रॉब्लम थी मेरे साथ। अगर हमारे कंपनी में बात करूं तो स्टार्टिंग में था। अच्छा। स्टार्टिंग में था कि भी नहीं है, अभी इसको पता नहीं है, अभी अच्छा। तो नहीं है इसको, अभी 5-6 साल में कितना कुछ सीख किया, अभी नहीं। हम्म, पर धीरे धीरे आपका जब एक्सपीरियंस आता है, आप विद डेटा जाते हो, आप अपना डेटा के साथ आप बात करो ना, तब हम्म, आपके लोग बात सुनते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं अभी सीजीटीए में, 3 से 4 जो कैलकाटा गुड्स एसोसिएशन है, मैं उसमें मेंबर बनी हूँ। तो उसमें जा रही हूँ मैं, मेरी कल कल मैं गई थी, दैट वाज माय 4th मीटिंग। हम्म, अभी तक तो मुझे बोलने का मौका नहीं मिला। अच्छा। तो जो सीनियर है वो सारे चेयर ले लेते हैं और मैं पीछे बैठी होती हूँ। अभी तक तो चांस नहीं दिया उन्होंने बोलने का। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि मतलब कुछ अच्छा डील आया हो, तो बिकॉज आप एक सुंदर महिला है, उसके कारण वो डील अप्रूव हो गया हो, कभी ऐसा हुआ है? नहीं, अब डील कोई भी ऐसे नहीं होता, क्योंकि जो भी कोई कंपनी कोई डील निकालती है वो आरएफक्यू के थ्रू ही होता है। अच्छा। तो आपको जो भी डील करनी है, आपको आरएफक्यू के थ्रू ही करनी है। तो उसके बाद आपके बेस्ट रेट होंगे, तो उसकी बेसिस पे काम मिलता है, सुंदर होने से नहीं मिलता। तो कभी ऐसा हुआ है कि जैसे मान लो आप कुछ काम कर रहे हो, आपका जो टारगेट है उस हिसाब से नहीं हुआ, ठीक है, या आप उतनी उसमें सक्षम नहीं हुई, उतने अच्छे से नहीं कर पाई वो काम, तो आपने कभी वुमेन विक्टिम कार्ड खेला है? विमेन कार्ड, हाँ, कभी कभी तो हम खेलते ही है। सक्षम नहीं हुई तब जाके खेला, ऐसे नहीं है। लेकिन कभी कभी होता है ना, मैनेजमेंट से कोई बात अप्रूव कराने, तब हम लोग खेल लेते हैं कभी कभी। अच्छा। पर काम नहीं हुआ, देखो काम तो मैं अकेले नहीं करती हूँ, फॉर हम्म, श्योर मेरी पूरी टीम है। मेरे साथ 6 लड़कों की टीम है। अच्छा। तो उसमें सबका सबका काम डिवाइड किया हुआ है, और हम लोग रिस्पॉन्सिबल है। हमने मंथली, हमारे ईयरली टारगेट होते हैं कि आपको इतने परसेंट इस साल मार्जिन देना है। हम्म, तो मैं प्राउडली बोल सकती हूँ, हमें जितनी बार भी कंपनी ने बोला है कि आपको इतने मार्जिन देने हैं, हमने हमेशा उससे ज्यादा ही दिया है। अच्छा। तो सोचो, अगर कंपनी आपको 5%, मतलब 5% तो फॉर श्योर नहीं बोलती है, हम्म, उससे ज्यादा ही बोलती है, तो हम लोग जितना भी बोला उससे 2% हमेशा ज्यादा देते हैं। अच्छा। तो इसीलिए ये कार्ड तो कभी प्ले करना नहीं पड़ा। अच्छा, वुमेन एज ए इंडिपेंडेंट कैसे देखते हो? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी ही एक इंडिपेंडेंट होना वुमेन का है, या घर के खाना, घर के काम करके भी वुमेन इंडिपेंडेंसी हो सकती है? देखो, मुझे लग रहा है कि अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, उसके साथ ही सारी इंडिपेंडेंस आपको मिल जाती है। क्या कैसे? मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, राइट। पर मैं तो किचन में रोज काम करती हूँ। अच्छा, आप यहाँ काम करके जाने के बाद घर भी काम करते हैं?
ऑफ कोर्स मैं रोज कुकिंग करती हूँ। अच्छा। तो नहीं तो मुझे जो जो मुझे मुझे जैसे लगता है जो नहीं, देखो किचन में आप अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, आप किचन में हेल्पर रख सकते हो, या हम्म, कुक भी रख सकते हो, दैट इज टोटली अप टू यू, आप कैसे करते हो। खाना बनाना पसंद नहीं है, आप रख सकते हो। हम्म, पर मुझे लगता है जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट से जो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग आपके पास एक एलिमेंट आता है, दैट इज इमोशनली इंडिपेंडेंस। अच्छा। तो हम लड़कियां जो ज्यादा हम क्या होते हैं कि पैसे भी बहुत कमा लेती हैं, हम्म, लेकिन इमोशनली डिपेंडेंसी रहती है। तो एक तो आप इमोशनली, मुझे लगता है कि फाइनेंशियल के साथ आपको इमोशनली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम लड़कियों का प्रॉब्लम वाले हैं, मतलब 10 लाख भी महीना कमा लें, लेकिन हम दूसरों से मतलब एक्सपेक्ट बहुत करती है। तो वो एक्सपेक्टेशन से ही सारी प्रॉब्लम आती है। जब आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाओगे, दैट मीन्स असली में आप इंडिपेंडेंट हो गए। एक औरत को एक आदमी की जरूरत है। उससे ज्यादा एक आदमी को औरत की जरूरत अच्छा। है। मैं ये ऐसे सोचती हूँ। हम्म, अगर हम देखा जाए, जो हमें मतलब प्रकृति ने हमें दोनों को अलग बनाया है, दोनों को दोनों की जरूरत है। हम्म। पर लड़कियां फिर भी अकेली रह लेती हैं, लड़कों का लड़कियां प्रॉब्लम। अकेली रह रहती, बट अगर मुझे लगता है कि एक आदमी को एक औरत की जरूरत है, बट इस दुनिया को सबसे ज्यादा आदमी की जरूरत है, क्योंकि इस दुनिया में जो सारी चीजें चल रही है वो मैन चला रहे हैं। ठीक है, मतलब जितने भी इंडस्ट्रीज है और जो हर सेक्टर में 90% मेल है। तो जब मैं बात करता हूँ कुछ लड़कियों से, तो वो हमेशा ये कहती हैं, ठीक है, जो मुझे बहुत बड़ा सूडो फेमिनिज्म लगता है, ठीक है, कि हमें हमारे समाज को इस करंट सिचुएशन में मेल की बहुत जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है, क्या सोचते हो आप? देखो सरोज, अगर हम ये थोड़ा हिस्ट्री में पीछे जाते हैं, हम्म, हमारे कंट्री में, इंडिया में हम्म, कभी भी पर्दा प्रथा या कुछ भी ऐसा नहीं था। हम्म, हमारे, अगर हमारी पिछली हिस्ट्री देखो, मुस्लिम में तो जो शासक थे उसमें भी लड़कियां बहुत स्ट्रांग थी। हम्म, झांसी की रानी भी बहुत स्ट्रांग थी। हम्म, हमारे इतिहास में अगर हमारे पंजाबी में देखें, माता गुजरी भी थी, हम्म, है ना। हम्म, तो लड़कियों को हमारे समाज में खुद से, हमने खुद लड़कों ने ही, जहाँ हम लड़कियों ने भी अंडर एस्टिमेट किया है। हम्म, अगर आज आप देखोगे विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर हम्म, मोदी जी का सबसे बड़ा जो पलटवार था, जो हम्म, जवाब दिया गया था, हम्म, ऑपरेशन सिंदूर, हम्म, उसमें 2 लड़कियों को ही सामने किया, हम्म, है ना। तो मैं तो ऐसा नहीं मानती हूँ, लेकिन हाँ ये जरूर मानती हूँ कि लड़कियों के बिना हम दोनों, लड़का और लड़की एक दूसरे के बिना पूरे नहीं हो सकते हैं। तो हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यहाँ पे लड़के स्ट्रांग हैं, वहां पे हो सकता है लड़कियां स्ट्रांग नहीं है। हम्म, यहाँ पे लड़कियां स्ट्रांग है, वहां पे हो सकता है लड़के स्ट्रांग नहीं है। तो मुझे लगता है यहाँ पे कंपटीशन ना लगा के, हम्म, जिसमें लड़के स्ट्रांग है उनमें लड़कों को करने दो, वहां पे हम्म, फेमिनिज्म घुसाने की कोई जरूरत नहीं है। हम्म, यहाँ पे लड़कियां स्ट्रांग है, आप अपना एक्सेल करो ना, आप लड़कों के साथ compete करने क्यों जाओगे। मैं तो, हमारे ऑफिस में सारी लड़के हैं, आप देखो पूरा ऑफिस घूमो, मैं अकेली हूँ। तो अभी मैं जाके बोलूंगी कि नहीं नहीं मैं उससे ज्यादा अच्छा कर सकती हूँ, उससे अच्छा कर सकती हूँ, नहीं, मैं अपना बेस्ट दूंगी। आज मुझे जो नहीं आता मैं उसके ऊपर काम करूंगी, मैं अपना एक्सेल करूंगी, उनको उनका एक्सेल करने दूंगी, तब जाके एक बैलेंस क्रिएट होगा। तो मैं नहीं मानती हूँ कि लड़कों के बिना समाज नहीं चल सकता, या लड़कियों के बिना समाज नहीं चल सकता, लेकिन दोनों अपना अपना काम करें तो ये समाज और ज्यादा अच्छा चलेगा। मैं अच्छा, ये मानती हूँ। मैं फेमिनिज्म के ऊपर बिलीव नहीं करती हूँ, हम्म, ना मैं इसके ऊपर, मैं ना मैं फेमिनिस्ट हूँ। मुझे ये पता है कि लड़कियां जहाँ पे अच्छी हैं आप अपना एक्सेल करो, लड़के क्या कर रहे हैं उनके साथ कम्पीट मत करने जाओ, क्योंकि वो भी आपके साथ कम्पीट करने नहीं हम्म, आते। मैंने मेरे ऑफिस में देखा है, किस चीज में अगर मैं वीक में हूँ, किसी ने मेरा मजाक नहीं बनाया यहाँ पे, मेरे को यहाँ पे हेल्प किया है। मैं क्यों, वहां पे मैं उनके साथ कम्पीट नहीं कर रही हूँ, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं इसमें बिलीव करती हूँ, आप जाके कंपटीशन में मत उतरो, अपना अपना काम। कंपटीशन अगर मैं आज की डेट में अगर देखूं, मैं अगर देखूं अपने लिए देखूं, तो मेरा कॉम्पिटिटर कौन है, मैं खुद ही हूँ। तो मुझे लगता है कि दिस इज नॉट माई बेस्ट वर्जन, मुझे इसके ऊपर और काम करना है। आपके साथ कभी वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है? नहीं, कभी हम्म, भी नहीं। और अगर हम हमारी कंपनी के ऊपर बात करें, जेआईएस में बात करें, तो जेआईएस में अगर आप खुद ही हमारे मतलब कॉलेज के स्टूडेंट हो, तो आप मुझे खुद बताओ कि जिस तरह की लड़कियां जेआईएस में हैं हम्म, और जिस जिस पोजीशन पे हैं, हम्म। उनके साथ ऐसा हो सकता है?
नहीं, बट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है, ये इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वी नेवर नो, कहीं होता है बट रिपोर्ट नहीं होता। बहुत बार ऐसी चीजें होती है, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर नहीं कह रहा हूँ, बट इन जनरल वे में कि नहीं ये चीजें होती है बट रिपोर्ट नहीं होता है, बट आपने कभी फेस नहीं किया? नहीं, कभी भी नहीं, कभी नहीं, अपनी लाइफ में कभी फेस नहीं नहीं कभी भी नहीं, किया? क्योंकि पंजाब में मैं अपने मतलब पापा की इकलौती लड़की थी, हम्म, तो हमेशा प्रेफरेंस मिली। अच्छा। फिर पढ़ाई में अच्छी थी, हम्म, स्कूल में प्रेफरेंस मिली, हम्म। स्पोर्ट्स में थी, प्रेफरेंस मिली। मुझे ऐसा सच कभी लगा नहीं कि कभी ऐसा कुछ हुआ है। तो अपने करियर में अगर किसी लड़की को एक्सेल करना होगा, ठीक है, जैसे स्क्रैच से आपने इतने प्रॉब्लम्स देखे, इतना टफ लाइफ रहा है, ठीक है, तो अगर स्क्रैच से किसी को एक्सेल करना होगा तो क्या माइंडसेट होना चाहिए? जैसे यही कि आप अपना जो कर रहे हो उसके ऊपर ही काम करो, जस्ट हार्ड वर्क इज द की ओनली। कि आपने मतलब आपने कुछ अचीव कर लिया, आप उसी पे स्टिक हो गए हो कि मैंने तो ये अचीव कर लिया, नहीं नेक्स्ट क्या। अभी आपका नेक्स्ट क्या है? मुझे मेरा खुद का फॉर्म स्टार्ट करना है कब तक सोचा है? आने वाले 5 साल में। कौन सा? तो ओके। फॉर्म मैंने रजिस्टर्ड करा के रखी हुई है। एज अ वुमेन क्या चैलेंजेस फेस किए? एज अ वुमेन सबसे बड़ी बात है कि लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम्म, लोगों को लगता है, मतलब मैं अगर ऑफिशियल नहीं तो समाज की बात करूं, अगर मैं, हम्म, एक तो मैं सिंगल हूँ, हम्म, राइट, तो मोस्टली लोग मुझे इनवाइट ही नहीं करते, हम्म, है ना, हम्म, कि मतलब सिंगल है, कैसे रहती होगी, क्या है क्या नहीं है, क्या हम्म, इसका माइंडसेट है, हम्म, लोग बुलाते नहीं है। सेकंड, अगर बुलाते हैं तो हमें, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो लोगों को लगता है अरे डाइवोर्स है, इसको क्या है, तो वेली है, इसको पास कोई काम थोड़ी है, जब मर्जी देखो उसका फेसबुक देख लो, यहाँ घूमती है वहां घूमती है। कुछ औरतें हैं जो मुझे वीडियो कॉल भी करती हैं, हम्म, मैं अगर वेकेशन पे गई हूँ तो जानबूझ के सडनली, मुझे कभी कॉल नहीं आया, अगर मैंने वेकेशन का एक फोटो डाल दिया तो कॉल आ जाता है, क्यों, अच्छा किसी के साथ गई है क्या। तो आपके करेक्टर को बड़ी जल्दी जज किया जाता है। अच्छा, जैसे आपकी शादी बहुत पहले खत्म हो गई, ठीक है, तो वापस कभी कोशिश नहीं किया कि वापस से जिंदगी स्टार्ट करें? हाँ, मेरे घर वाले तो कर ही रहे हैं, कोई मिला ही नहीं। अच्छा, तो आपने खुद से नहीं किया? हाँ नहीं, यहाँ मैं पे भी तो एक्सेल करना चाहिए कि भरोसा शायद भरोसा हट गया? भरोसा हट गया नहीं है सरोज, क्योंकि जिस इंडस्ट्री में मैं काम करती हूँ इसमें कोई टाइम का कॉन्स्टेंट नहीं है, क्योंकि हमें रात को 12 बजे भी कॉल आ सकता है, सुबह 6 बजे भी आ सकता है, तो ट्रांसपोर्ट के साथ आप 24/7 जुड़े रहते हो। हम्म, मैं घर पे भी होती हूँ तो मेरा फोन हमेशा, मैंने मतलब हॉस्पिटल में भी फोन कभी साइलेंट नहीं किया है। हम्म, मुझे पता है कभी भी आपको कोई भी कॉल आ सकता है, तो ट्रांसपोर्ट का काम 24/7 × 365 डेज, आप इसको, आपके पास कोई फेस्टिवल की छुट्टी नहीं है। हम्म, आप दिवाली पे भी काम कर रहे हो, आप दुर्गा पूजा में भी काम कर रहे हो, इवन आप किसी भी वर्स्ट कंडीशन में आप लीव करो। सरोज के मैं लास्ट मंथ हॉस्पिटलाइज थी, तो आईसीयू में भी डॉक्टर मेरे को फोन छीन रहे थे, बोला नहीं सर मैं अपना काम करूंगी, यहाँ पे मैं एक स्लाइन लगा के भी अपना काम कर रही थी, क्योंकि मेरे पास कितने ऑर्डर आ रहे हैं कि यार मेरी टीम को नहीं पता है, मेरे पास मेल आ रहे हैं, कौन कैसे पता लगेगा। तो आप उस वर्स्ट कंडीशन में भी आप काम कर रहे हो, तो इस इंडस्ट्री में काम करने वाले लड़की को लड़का मिलना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है। मुझे तो मिला नहीं। हम्म। अच्छा, तो आपका कोई ऐसा सबसे डार्केस्ट सीक्रेट जो आपने कभी किसी को बताया नहीं हो, ऐसा कुछ है? हाँ, क्या है? लोगों को लगता है मैं बहुत ब्रेव हूँ, मैं बहुत डरपोक हूँ। तो मुझे लगता है कि लोगों को लगता है कि मतलब हमारे ऑफिस में भी लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम होने से मैडम है, अच्छा। किसी को कोई भी, किसी को इमोशनल प्रॉब्लम होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, हेल्थ प्रॉब्लम होती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, सब मेरे पास आते हैं। हम्म, तो उनको लगता है कि हरिंदर मैडम बहुत स्ट्रांग है, पर मैं सच बोलूं, मैंने ये आज तक किसी को नहीं बोला मैं बहुत डरपोक हूँ। तो मैं बहुत डरपोक हूँ, मतलब मैं अगर मैं ऑफिस में देखोगे आपको एक डिफरेंट हरिंदर मिलेगी, अगर आप सोसाइटी में जाके देखोगे एक डिफरेंट हरिंदर मिलेगी। तो सीरियसली ये मेरी फैमिली को पता है, और मेरे जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं उनको पता है, कि ऐसे लगता है कि हरिंदर बहुत ब्रेव है, किसी से नहीं डरती है। हाँ, मैं बहुत डरपोक हूँ, मैं हर चीज से डरती हूँ। मैं अकेलेपन से डरती हूँ, मैं अकेले होने से कभी कभी, हाँ ऑफ कोर्स मुझे फील होता है, मैं पिछले 12 साल से अकेले रह रही हूँ, लोनलीनेस मुझे भी बहुत बुरा लगता है।
तो इसी चक्कर में मैं संडे भी घर पे नहीं रहती हूँ। तो कभी जब ऐसे लोनलीनेस लगता है तो कभी टिंडर बम्बल कुछ यूज किया है? नहीं नहीं, यू कैन चेक माई मोबाइल, मैंने कभी नहीं किया ये सब। टिंडर बम्बल में मैं, मेरा दैट इज नॉट माई कप ऑफ टी। हाँ, मैं लोनलीनेस लगता है मैं रो लेती हूँ। अच्छा। मैं एक ब्लॉग लिख लेती हूँ, मैं एक लिंक्डइन पे आर्टिकल डाल देती हूँ, एक रोंदू सा स्टेटस भी डाल देती हूँ, अच्छा। ये सब कर लेती हूँ, पर टिंडर बम्बल नहीं किया। वो नहीं कर सकती हूँ मैं, क्योंकि टिंडर बम्बल करने के लिए आपको देर रात तक जागना पड़ेगा। मैं रात को 8:30 इज माई बेड टाइम, 4 o'clock में उठ जाती हूँ, क्योंकि 5 बजे मैं जिम जाती हूँ। अच्छा। तो मुझे मेरे फेस पे डार्क सर्कल नहीं चाहिए, मुझे फेस योगा भी करना है, मुझे फेस पे रिंकल्स भी नहीं चाहिए, मैं खूबसूरत भी लगनी चाहिए। मैं सबसे ज्यादा प्यार खुद से करती हूँ, तो मैं सुंदर भी लगनी चाहिए ना, फिट भी वापस वापस शादी का प्लान है? कि भूला भटका मिल गया, कोई गलती से मेरे पंग चंगुल में आ गया, कर लूंगी। अच्छा, मतलब अभी भी ओपन है। हाँ हाँ, कोई मतलब मुझे किसी से वो नहीं चाहिए कि वो फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग होना चाहिए, बट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, कोऑपरेटिव होना चाहिए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में छोड़ने वाली नहीं। अच्छा। हाँ, क्योंकि इतनी मेहनत से इतना हाँ, क्योंकि करियर बना। इस इंडस्ट्री में आप सोचो कि मुझे जेआईएस में काम करते हुए 6 साल हो ही चुके थे। एजुकेशन सेक्टर में मैंने एक पहचान बनाई ही ली थी, हम्म, जहाँ पे मुझे जेआईएस की अन्नपूर्णा बोला जाता था। हम्म, पर इस इंडस्ट्री में आके मुझे फिर से स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ा। हम्म, फिर मुझे वो 2 साल पीछे जाना पड़ा, हम्म, है ना? हम्म, क्योंकि आप किसी भी इंडस्ट्री में आते हो, 2 से 3 साल आपको सीखने में, काम करने में, समझने में ही लग जाता है। और जब आप एक इस कंपनी में आते हो जहाँ पे कोई लड़की है ही नहीं, और आप वहां पे जीरो से स्टार्ट करते हो, आपके साथ काफी साल तक वो जीरो लगा ही रहता है। हम्म। मेरे को तो ऑफिस में चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ता है, मैं हूँ यहाँ पे। तो इससे ऊपर क्या प्रमोशन है? क्या बन सकते हो? क्या मतलब इस करियर में क्या और अपॉर्चुनिटी? इसके ऊपर तो देखो, आपको कंपनी डेजिग्नेशन चेंज कर सकती है, हम्म, जहाँ आपके इंक्रीमेंट हो सकते हैं। हम्म, और मेरा जो ड्रीम है, मतलब एनसीएस में मैंने जब स्टार्ट किया था, हमारे पास 300-350 गाड़ी थी, आज हम लोग 800 गाड़ी के मालिक हैं। और इसमें मैंने लास्ट माइल कोरियर सर्विस स्टार्ट किया है, यूपीएस डीएचएल। और अभी मेरा मानना है कि मैं पैसेंजर गाड़ी, मेरे ऑलरेडी कुछ क्लाइंट से बात चल रही है कि मैं पैसेंजर गाड़ियों में भी जाऊंगी, और मैं बाइक्स में भी जाऊंगी। तो मुझे एनसीएस में एवरी सेगमेंट लाना है, कि जिसमें हमारे पास ट्रक भी है, हम्म, पैसेंजर गाड़ियां भी हैं, हम्म, और बाइक्स भी हैं, हम्म, जिसमें मैं जोमेटो में भी लगा सकती हूँ, हम्म, मैं ओला उबर में भी बाइक्स लगा सकती हूँ, गाड़ियां भी मैं ओला उबर यात्री साथी सबके साथ लगा सकती हूँ, इवन हॉस्पिटल्स के साथ भी लगा सकती हूँ, बड़े होटल्स के साथ भी लगा सकती हूँ। तो ये मेरा माइंडसेट है कि मुझे हर सेक्टर एनसीएस में लाना है। ये मैं अगर बोलोगे कि मेरा ड्रीम क्या है, कि एक मैं अपना खुद का फर्म स्टार्ट करूंगी, और एनसीएस में हर सेगमेंट लाके जाऊंगी। और जब दुनिया से रुखसत सबको होना है, लेकिन जब भी मैं जाऊं तो 4 लोग बोले कि इस लड़की को हमने, जेआईएस में भी कोई बोले कि नहीं, इस लड़की को हमने चांस दिया था। क्योंकि जब मेरे को मेरे इन लॉज ने घर से निकाल दिया तो जेआईएस ने ही मुझे रहने की जगह दी थी। तो मुझे डेंटल कॉलेज में अकोमोडेशन दिया गया था, 2 BHK दिया गया था। तो मैं ये चाहती हूँ कि जेआईएस के मैनेजमेंट को भी ये लगे कि नहीं, इसको हमने सहारा दिया था, किसी गलत लड़की को सहारा नहीं दिया था। तो तो अभी वो, मुझे वो चाहिए, अभी तक मिला नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट मुझे मिलना बाकी है अभी। तो अभी क्या लगता है कि आप सक्सेसफुल हैं? करियर के हिसाब से अगर बोलोगे तो मैं सोचूंगी अभी 50% हूँ। और अच्छा। मैं अगर सेटिस्फेक्शन भी बोलोगे पिंक करियर, लॉजिस्टिक जब हो जाएगा तब आप अपने आप को सक्सेसफुल मांगो। नहीं तब सब हो सकता है, तब कुछ नया ड्रीम आ गया हो। अच्छा। हाँ, आदमी की भूख कभी खत्म नहीं होती है हाँ, ना, तो ड्रीम मेरी तो भी नहीं कभी हो रही है। खत्म नहीं होती। तो एक एक स्पार्क होता है ना हम्म, आपको जिंदगी में आगे जाने के लिए, हम्म, आपको जो मोटिवेट करता है। हम्म, तो मेरा, मुझे लगता है यही है। अदरवाइज मैं कुछ दिन पहले सोच रही थी, मैंने एक ब्लॉग भी लिखा था हम्म, कि सोचो एक अकेली लड़की है ना, हम्म, सुबह 4 बजे उठ जाती है, जिम चली जाती है, 9 बजे ऑफिस पहुंच जाती है, हम्म, शाम को 6 बजे कैसे भी घड़ी देख के मैं ऑफिस से भाग जाती हूँ कि मुझे बाय 7-7:30 डिनर कर लेना है, क्योंकि 8:30 मुझे सोना है, क्योंकि अगेन मुझे 4 बजे उठना है। हम्म, तो मैं ये सोच रही थी कि मेरे पास बिगड़ने के बहुत चांस, हम्म, साधन है। मैं हम्म, अच्छा अर्न करती हूँ, मैं हम्म, क्लबिंग जा सकती हूँ, मैं हम्म, रात को पार्टियों में जा सकती हूँ, रात को लॉन्ग ड्राइव पे भी जा सकती हूँ, मैं सुबह 10 बजे भी सो के उठूंगी संडे वाले दिन। फिर भी मैं क्यों नहीं करती? मुझे लगता है कि ये एक भगवान की तरफ से आपको एक शक्ति मिलती है, एक मोटिवेशन मिलती है, हम्म, जहाँ आप में इतनी भूख है कि आपको जिंदगी में कुछ और अचीव करना है। तो मेरे ख्याल से मुझे वो भूख है कि मुझे जिंदगी में कुछ और अचीव करना है, rather than मुझे अच्छा। टाइम वेस्ट करना अच्छा नहीं।
अगर मतलब आप बोलोगे अगर मैंने, आपको किसी को चेस करना होगा तो उसको ट्रक चलाना होगा। हाँ सॉरी, अगर आपको किसी को चेस करना होगा तो उसे ट्रक चलाना होगा। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। नहीं, इतना बिजी शेड्यूल है और आप ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में हो, तो आपने कहा कि जैसे आपको टाइम नहीं है, तो मुझे लगता है उसको ट्रक चलाना होगा। हाँ ये मेरी मोस्टली फ्रेंड्स को भी कंप्लेन रहती है कि वो कभी भी अगर मंथली एक बार मिलने का प्लान करते हैं तो कोई भी डे बोलते हैं, मतलब नहीं यहाँ पे तो मैं हूँ नहीं। कभी या ऐसा हुआ है कि कोई ट्रक ड्राइवर पसंद आ गया हो, या उसको मैडम पसंद आ गई हो? किसी मैं ने बोला है, पसंद, किसी ने बोला है ऐसे किसी ट्रक ड्राइवर ने कि मैडम आप पसंद हो? नहीं किसी ने नहीं बोला अभी तक तो। आपको कोई ट्रक ड्राइवर पसंद आया? नहीं नहीं हमारे ऑफिस में बहुत सारे लड़के हैं। मैं मतलब एक बार हमारे ऑफिस में एक लड़का आया, तो बड़ा मतलब जीन्स वीन टी शर्ट पहन के खड़ा था, तो मैंने अपनी ऑफिस में बोला ये सलमान खान कौन है, तो इतने हैंडसम ड्राइवर है हमारे अच्छा, पास। ड्राइवर भी हैंडसम होते हैं। बहुत अच्छा। है, मतलब मैं आपको पिक्चर्स दिखा सकती हूँ, दड़े मतलब है वो, अपना ध्यान रखते हैं। अच्छा। तो है हमारे पास स्मार्ट स्मार्ट ड्राइवर, लेकिन मैं हम्म। किसी को पसंद नहीं, मुझे आज तक किसी ने, आज तक मुझे मुझे मेरे घर वाले भी बोलते हैं कि तू हर जगह जाती है हम्म। ना, तो इंडस्ट्री में भी जाती है, कहीं हम्म। पे भी घूमती रहती है, तुझे आज तक कोई मिला हम्म। नहीं। मैं, मुझे लगता है मैं खड़ूस इतनी हूँ कोई आता ही नहीं है मेरे, हो सकता है। आप बिहार गए थे, हम्म। मैंने देखा। आप तो बिहार के बारे में क्या सोचते हैं आप? बिहार कैसा क्या लगा है, बिहार? बिहार में देखो मैं पहली बार तो नहीं गई हूँ, मैं बचपन से आती हूँ बिहार, मेरे बुआ रहते हैं पटना में, अच्छा, पटना सिटी में। तो बिहार से पहले से रिश्ता है। पहले से रिश्ता है, बचपन से रिश्ता है, तो बिहार में अगर मैं बोलूँ कि बिहारियों अगर, के बारे में क्या सोचती हैं आप? बहुत स्ट्रांग है, हम्म। बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत दिलेर है, बहुत हिम्मती है। अच्छा। मुझे क्या लगता है कि आज अगर हम डेटा खोल लें कि सीनियर जितने भी पोस्ट है, यूपीएस आईपीएस आईएएस, सब बिहार से निकल रहे ये तो है। हैं। अगर पूरा पंजाब अगर आज देखो पूरा बिहारियों ने संभाला है, हम्म। सारे तो डॉलर कमाने बाहर भाग गए, पंजाब में खेती कौन कर रहा है, हम्म। सब बिहारी। तो मुझे लग रहा है बिहारी बहुत स्ट्रांग कॉम है, हम्म। तो उनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। पर अच्छा अगर लगा मैं सुन के। बिहार में अगर प्रोग्रेस की बात करूं, जो मैं बचपन में 6-7 साल की एज हम्म। में गई हूं मैं बिहार में, हम्म। वो पटना सिटी की वो गलियां हम्म। आज भी वैसी है। मैं अभी रिसेंटली जाके आई हूं पटना साहिब गुरुद्वारा में, क्योंकि हाँ, वहां वहाँ पे। पे कोई प्रोग्रेस ही नहीं है बिहार में, वही सी सड़कें हैं, वैसी गंदी जगह है। आप, पटना सिटी बिहार की कैपिटल है, कैपिटल का ये हाल है, बाकी जगह क्या होगा। प्रोग्रेस नहीं दिखा मुझे बिहार में, जितना होना चाहिए था हम्म। उतना नहीं हुआ। पर अच्छा। अगर पॉलिटिकल बाकी चीजें छोड़ दें, हम्म। बाकी चीजों के ऊपर हम ध्यान दें, हम्म। एजुकेशन हम्म। है ना, गेम्स हैं, आर्मी है, डिफेंस में हम्म। देखोगे अब बिहारी सबसे आगे है। आगे एक जमाना होता तो पंजाबी सबसे आगे थे। लास्ट लास्ट कब रोई थी आप? लास्ट कब रोई थी, शायद 2 दिन पहले ही रोई थी, आज सुबह ही रोई थी मैं। क्यों? आज मेरे पापा की डेथ एनिवर्सरी है। अच्छा, तो अभी मिस करते होगे बहुत। हाँ बहुत। क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस के टाइम सपोर्ट नहीं किया, फिर भी मिस करते हो आप। क्योंकि मेरे फादर को मैंने कभी बोला ही नहीं था। तो मदर से अभी गुस्सा है? गुस्सा नहीं है, मुझे लगता है कि मैंने अच्छा सरोज, मैंने जो शादी का लिए मेरे पेरेंट्स को देखा था, मुझे वो लगता था वो लव बर्ड्स है। मैंने मेरे पापा को कभी नहीं देखा मेरी मम्मी को कुछ बोलते हुए। मेरी मम्मी बड़े खूबसूरत थे, मैं अपने पापा जैसी हूँ, मेरे जैसे थे वो। तो मैंने अपने पापा को देखा, सारी जिंदगी मेरी मम्मी की हाँ में हाँ मिलाई है। तो मेरे लिए शादी का मतलब वही था कि शादी ऐसे होती है, हस्बैंड ऐसे होते हैं कि मतलब वाइफ ने जो बोला हाँ, क्योंकि मेरे भाइयों को मैंने देखा है, तो मेरी भाभियां जो बोलती है हाँ, तो मेरे लिए शादी का मतलब वही था। तो शादी ऐसे भी होती है, मेरे घर में पूरे खानदान में मेरा ही एक ऐसा केस है, किसी का नहीं है। अच्छा। तो मेरे मेरे पापा को मैंने कभी नहीं बोला अपने बारे में जान से। मेरे पापा ने मुझे हमेशा सपोर्ट ही किया, क्योंकि हमारे घर में मेरे ताया जी एक थे जो कॉलेज में प्रोफेसर थे, उनकी बेटियां एजुकेटेड थी। मेरे चाचा जी तो, हम लोग गांव में रहते थे वो शहर में थे, हम्म। उनका रहना सहना और उनका सोच हमसे बहुत अलग था। हम्म। तो मेरे चाचा जी तो लड़कियों के पढ़ाने के एकदम खिलाफ थे, वो मेरे पापा को हमेशा ही बोलते रहते थे कोएड में पढ़ा रहा है, स्कूल भी कोएड था, कॉलेज भी कोएड था, हमेशा ही बोलते रहते थे भाग जाएगी भाग जाएगी। तो मेरे पापा बोलते थे ठीक है भाग जाने दो, मेरे पैसे बच जाएंगे। तो मेरे पापा ने कभी भी इन सब चीजों को सीरियसली नहीं लिया कि मेरी बेटी किसी के साथ भाग जाएगी। तो उन्होंने मेरी हमेशा एजुकेशन को सपोर्ट ही किया था। तो तो पंजाब में भी डाउरी है? हाँ आपको भी सब जगह ही है। अच्छा, डाउरी सही है गलत है?
मुझे तो लगता है गलत है, पर हम लड़कियां उसमें खुद ही बढ़ के हिस्सा लेती है ना कि नहीं, मुझे बट शादी के बाद जब डाइवोर्स होता है तो एलुमनाई लिया आपने? नहीं, मैंने एक पैसा नहीं लिया सूरज। क्यों? मुझे लगता था जो जिसके साथ मैंने शादी की वो हम्म, मेरा नहीं हो, उसको पैसा मेरा क्या होगा, अच्छा। तो बट मैंने म्यूचुअल में। बट ऐसे जर्नल पर्सपेक्टिव में मतलब एलुमनाई लेना क्या सोचते हो आप, सही है एज अ वुमेन के तौर पे? देखो सरोज, अगर मेरे बच्चे होते तो हम्म, शायद मैं भी ले लेती, हम्म, क्योंकि बच्चे तो मैं नहीं कभी भी नहीं छोड़ती उनके पास, है ना। हम्म, तो आप अगर 12-10-12 हजार की जॉब कर रहे हो, बच्चों की एजुकेशन कैसे चलाओगे? मैं बोलूंगी बच्चों के प्रोस्पेक्टिव से आप ले लो, लेना चाहिए, हम्म, क्योंकि उनके बच्चे अकेली माँ के बच्चे तो नहीं है ना, उनके भी है, हम्म। तो लेना चाहिए। बट डाउरी आप डाउरी नहीं देनी चाहिए? देखो ये भी इसके ऊपर भी कॉन्ट्रैक्ट, हम लोग इसके ऊपर भी डिस्कशन कर सकते हैं। डाउरी जो, देखो, अगर कोई माँ बाप अपनी मर्जी से दे रहा है ले लो, हाँ, पर उनको फोर्स फोर्स मत करके करो। वो मत करो, हाँ, वो नहीं होना बट चाहिए। बहुत सारे और ये बहुत एलिमनी नहीं, पे नहीं, भी मैं बोल सकती हूँ बहुत कि सारी लड़कियां अगर आपकी ये बात हाँ, सुनेगी ना तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाएंगी और नहीं डेफिनेटली। वो अपना अपना सबका थॉट प्रोसेस है। मैं इसमें भी बोलूंगी कि एलमनी भी हम जब मतलब हमें पता है जिसके साथ हमने जिंदगी गुजारी है उसका फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, राइट। अगर उसके पास है ही नहीं, आप फोर्स करके मांग रहे हो, वो भी दोनों जगह मैं बोलूंगी आप डॉरी भी वहां पे लो जहाँ पे पेरेंट्स को फोर्स मत करो। और वही एलमनी के लिए भी मैं बोलूंगी, अगर मतलब हस्बैंड के पास पैसा है ही नहीं, आप जबरदस्ती फोर्स कर रहे हो और वो केस को लंबा खींचे जा रहे हो, दोनों जगह दोनों चीजें गलत है। आपको लगता है कि अगर मतलब हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही है, लेकिन बच्चे हैं, वो भी फादर है, उनको पता है कि मेरे बच्चों का खर्चा है। मैं बहुत लोगों को जानती हूँ, मैं बहुत लड़कों को भी जानती हूँ जिन्होंने खुशी खुशी अपने बच्चों का मंथली खर्चा अभी भी देते हैं कि हाँ वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वाइफ के साथ नहीं पटी, मारपीट तो नहीं किया, लेकिन हम सेपरेट हो गए हैं बड़ी खुशी खुशी, तुम अपने रास्ते जाओ अपने रास्ते जाओ, उसमें एलिमनी लेना गलत नहीं है, ये फोर्स करना दोनों जगह गलत है। तो कभी ऐसा हुआ कि आपने अपने अचीवमेंट्स को बहुत ज्यादा शो ऑफ किया हो? देखो शो ऑफ तो नहीं किया मैंने। एक अभी अभी आप देखो कि आपके घर पे कोई नहीं है हम्म, ना, हम्म, तो आप बच्चा कुछ लेके आता है घर पे दिखाता हम्म, है ना, हम्म, तो मेरे घर पे कोई नहीं है, तो मुझे क्या लगता है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी अगर फैमिली बोलो या दोस्त बोलो, जहाँ आपका एक सोशल प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म देखो, तो कौन है मेरे जो, अगर आज मेरे फ्रेंड्स बोलो वो भी जेआई से ही हम्म। हैं, मेरे अगर इंस्पिरेशन बोलो वो भी जेआई से भी बैठे हुए हैं। तो एक को तो मैं उसी जो मेरे मेरे बहुत क्लोज हैं वही मेरे सोशल मीडिया पे है, हाँ, तो उनको भी मैं फोन कर करके तो नहीं बोलूंगी कि मुझे ये मिला, तो मैं उनके साथ शेयर करती हूँ सोशल मीडिया पे, हाँ। दैट्स इट। और कहाँ पे मैं फ्लॉन्ट करूंगी, अभी तक ऐसा कुछ अचीव किया नहीं है सरोज कि जिसके ऊपर नहीं, मैं। अचीवमेंट तो डेफिनेटली है ना, जनरल मैनेजर वो भी मेल डोमिनेटिंग प्रोफेशन में, इट्स नॉट पीनट्स, यू नो। पर उससे बड़ा चाहिए ना मुझे अभी। नहीं, बड़ा तो है, आपका मैं विजन है जो। फ्लॉन्ट नहीं किया, जहाँ शो ऑफ नहीं किया। क्योंकि बहुत सारे लड़के तक नहीं पहुंच पाते ऐसे ऐसे पोस्ट पे, ठीक है, लड़कों क्योंकि तो मैं हालांकि। तो बोलूंगी सरोज, आप हमारे कॉलेज के बच्चे थे, है ना, स्टूडेंट थे, आप इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुंच गए, तो मुझे तो आपसे भी इंस्पिरेशन मिल गया कि और बहुत कुछ करना बाकी है अभी। हमारे बच्चे हमसे आगे, हम ये तो बहुत प्राउड की बात भी है कि हमारे बच्चे हमसे आगे निकल रहे हैं, पर ये भी नहीं है कि बच्चे बहुत आगे निकल जाए हम वहीं की वहीं धरे रहे, हम भी बच्चों के साथ साथ चले, एक हाँ, गैप ना आ जाए बच्चों के साथ। हाँ, ये तो तो। ये भी मेरे लिए भी इंस्पिरेशन नहीं, की बट बात है। मेरी मेरी स्टोरी बहुत सिंपल रही, मैं बहुत नॉर्मल लाइफ जिया हूँ, ठीक है, बट आपने बहुत टफ टाइम देखा है, ठीक है। लेकिन फिर भी सरोज एक ये भी और मैं पेरेंट्स भी ना रहना और उसके बाद करियर बनाना और वो इमोशनल ट्रॉमा, फिर डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होना, इतना चीज झेल के मुझे लगता है कि एक महिला के लिए बहुत मुश्किल है, मुझे लगता है कि पर मुझे मुझे वुमेन इस विदाउट मैन इटसेल्फ इज वेरी टफ। नहीं, मुझे इस जर्नी में दो लड़कियों का बहुत बड़ा साथ रहा है। मतलब मैं मेजर दो बोलूंगी, ऐसे तो मैं 100 लड़कियों का नाम साथ है। लेना दो। दो, एक हमारे कंपनी के डायरेक्ट एमडी सर है, उनकी वाइफ, मैं उनको भाभी माँ बोलती हूँ, सुरेंद्र कौर जी। उन्होंने मेरा डे वन से सरोज मतलब बच्चों के जैसे ख्याल रखा है। मैं एक ज्वाइंट फैमिली में पली बड़ी हूँ, फिर ज्वाइंट फैमिली में मेरी शादी हुई, मैं कभी अकेले रही ही नहीं थी। तो मैं मंडे टू फ्राइडे तो रह लेती थी, तो एवरी फ्राइडे उनके घर से गाड़ी आती थी, तो फ्राइडे टू संडे वो अपने घर पे रखती थी, मंडे मुझे अपनी गाड़ी से कॉलेज में छुड़वाती थी। तो ये था मेरा सपोर्ट सिस्टम इमोशनली,
कि अकेले कभी रहना नहीं सीखा, मैं इतने दिन अकेले कैसे रहूंगी। सेकंड, मेरी सपोर्ट सिस्टम है, मेरी बेस्ट फ्रेंड, मतलब बेस्ट फ्रेंड सोच लो, मेरी बहन सोच लो, मुझसे 10-12 साल छोटी है, मैं उसको बच्चों के जैसे भी ट्रीट करती हूँ। अर्पिता चैटर्जी, वो भी जेआईएस में मिली कि उसने मेरा हर जगह में मेरा साथ दिया। मैं कभी इमोशनल प्रॉब्लम, मैं इवन शॉपिंग भी जाती हूँ उसके बिना नहीं जाती हूँ। तो मुझे क्या पहनना चाहिए, मुझ पे क्या अच्छा लगेगा, वही मेरे को गाइड करती है। और अगर इंस्पिरेशन की बात करो तो निधि सिंह मैडम, मैंने आपको पहले ही बोला कि एनआईटी कॉलेज में मैं लाइब्रेरी में पढ़ने जाती थी, तो उन्होंने मुझे, मैं एनआईटी में जॉब भी की हूँ उसके बाद, तो उन्होंने मुझे हमेशा ऐसे ट्रीट किया कि ये मेरी स्टूडेंट है। तो मेरा, मैं निधि मैडम को हमेशा ही बोलती थी कि मेरा ड्रीम है मैं कि आपके जैसी बनूंगी, शी इज माई इंस्पिरेशन। तो अगर आप देखोगे कि आज की डेट में अगर मैं बोलूँ कि मेरी फैमिली कौन है, मैं बोलूँगी जेआईएस। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जेआईएस में, अगर मैं बोलूँ मेरे फैमिली मेंबर कौन है, तो ये लोग मेरे फैमिली मेंबर हैं। कलकत्ता में लोग बोलते हैं कि अकेली रहती नहीं, मैं अकेली नहीं रहती हूँ, ये सब मेरे साथ है। तो उस बुरे दौरान में कभी ऐसा महसूस हुआ कि भीख मांगने की नौबत आ जाएगी? नहीं नहीं, कभी नहीं। कभी ऐसा लगा नहीं? नहीं, मतलब था कभी कि नहीं। कमा लूंगी मैं? देखो, जॉब तो मैं कर रही थी, मुझे सैलरी भी मिलता था। पहले तो मैं लाइब्रेरी में थी और मैं एक कॉलेज में रहती थी, दूसरे कॉलेज जाती थी, तो कभी बस में चढ़ी नहीं थी, बस में चढ़ना नहीं आता, तो रोज टैक्सी करके चली जाती थी। तो पैसे कहाँ खत्म होते थे पता ही नहीं चलता था रोज। तो मैं क्या करती थी, सुबह ही दाल चावल बना लेती थी, तीनों टाइम वही खाती थी। हम्म। तो पैसे ही नहीं बच रहे हैं आपके, आपने कभी ये चीजें फेस ही नहीं की है। उसके बाद लकीली मैं बोलूंगी, मैं बहुत लकी थी, मुझे कैंटीन में ट्रांसफर मिल गया। कि उसमें क्या था कि जो कैंटीन हेड है उसका खाना उसी में होगा, तो मेरा ब्रेकफास्ट लंच डिनर चाय सब कैंटीन से मिलने लगा, तो मेरे पैसे बचने लगे। बहुत सारी लड़कियां अपना करियर ऑप्शन, लास्ट करियर ऑप्शन एक मैन को चूज करती हैं, ठीक है, जो उनकी लाइफ अच्छे से चला सके, सेट हो जाए उनकी लाइफ। मैक्सिमम जब लड़कियां और लड़कों को एक दूसरे को चूज करने के क्राइटेरिया अलग होते हैं, लड़के ज्यादा अपीयरेंस खूबसूरती पे देखते हैं और लड़कियां चाहती है कि लड़का वेल सेटल्ड हो, ठीक है। तो मतलब कभी उसके बाद जैसे वो इमोशनल ट्रॉमा हुआ, इतना बुरा टाइम चला, वो फेज बहुत बुरा था, ठीक है, तो उस टाइम कभी ऐसा लगा नहीं कि कोई एक मैन का सपोर्ट लेके मैं आगे बढ़ जाऊं, या मैं अपना इमोशनल जो ट्रॉमा है किसी और के साथ शेयर करके उसको कम कर? नहीं, उस टाइम तो रोज, अभी जैसे मैंने बोला कि मैरिज में मैं बिलीव करती हूँ, उस टाइम तो नहीं करती थी। अच्छा, ये बिलीफ सिस्टम कब बना? कितने साल लगे वो बिलीफ सिस्टम से टूट के वापस बनने में? मुझे लग रहा है मैं साल 1.5 साल से ही ओपन हुई हूँ, इससे पहले तो नहीं थी। इससे पहले तो मैं किसी पे ट्रस्ट ही नहीं करती थी, लड़कों पे तो एकदम भी नहीं कि वो, अच्छा ये लोग ट्रस्टवर्दी है, नहीं, मैं नहीं करती थी, मतलब फॉर मैरिज, अच्छा। फॉर इमोशनल शेयरिंग कि आप हम्म। किसी के साथ शेयर कर लो। हम्म। तो मेरे को तो ये दो जिनका नाम लिया है, तो ये मेरे राइट एंड लेफ्ट थे, हम्म। अब थे भी, हैं भी और आगे भी रहेंगे। तो मेरे को कोई भी प्रॉब्लम होती थी मैं इनसे शेयर करती थी। मुझे इसके लिए कि मतलब आपके पास कोई शेयरिंग के लिए कोई है नहीं, तब हम सच सोच सकते थे। तो ये तो मेरे साथ हमेशा है। अर्पिता तो हम लोग सेम ही बिल्डिंग में रहते हैं, ऊपर नीचे, 24/7 मेरे साथ है। तो मुझे कभी मौका ही नहीं मिला कि मैं वो मेरी कोई बात नहीं सुन रही है, वो 100 काम छोड़ के मेरी बात सुनती है। तो कभी ऐसे फील नहीं हुआ कि वो मेरी सुनी नहीं, कोई नहीं सुनने वाला होता शायद मैं सोचती, मेरे हम्म। पास लोग थे सुनने के लिए। तो अभी आप जनरल मैनेजर है, तो कंपनी के बहुत सारे परचेसिंग आपके हाथ में होता होगा, ठीक है, तो कभी ऐसा सोचा नहीं कि मैं अपने लिए कमाऊं, ठीक है, कुछ मतलब अपने कमीशंस के लिए कमाऊं, जैसे जो वेंडर को मुझे देना हो तो मुझे अपना कट रख के ऐसा करना हो, हम्म। कभी सोचा? देखो, सोचने को तो हर जगह में सोच सकता आदमी, किया है पर आपने? कभी करप्शन किया है? कभी नहीं। हमारे ऑफिस में वो सिस्टम ही नहीं है। देखो, हमारे पास जितने भी वेंडर हैं, हम्म। उस पे कोई भी हमने प्रोक्योर करना होता है, उसमें कोटेशंस आते हैं, हम्म। ठीक है। हम्म। कोटेशन जहाँ पे आते हैं वहाँ पे हमारी कंपनी के मैनेजमेंट भी वहाँ पे है, हम्म। तो कोटेशन सिलेक्टेड बाय देम। हम्म। और उनको कोटेशन, हमें, हम क्या लिखते हैं जी, हमें इतना मटेरियल चाहिए, हम्म। तो कोटेशन आते हैं, सर के पास आते हैं, सिलेक्टेड बाय हिम ओनली, कि आप अच्छा। यहाँ से मटेरियल लोगे। तो और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट में जीरो मतलब, ट्रांजैक्शन है आपका, कैश अच्छा, जीरो सारे जीरो, डिजिटल है? सारा डिजिटल। तो मतलब आपके पास ऑप्शन नहीं है करने का, या आपका मेरे करने को का करना ही विचार नहीं, नहीं है? कभी करने का विचार भी नहीं है सरोज, जब हम्म। आपके पास, मौका मिलेगा तो करोगे? कभी भी नहीं, अच्छा। कभी भी नहीं, सच्ची? नहीं कभी भी नहीं। ये ऐसा नहीं है कि आपका, इंसान को ईमानदार होना चाहिए। जरूर होना चाहिए। ईमानदारी ऐसा नहीं लगता कि इंसान को पीछे धकेल देती है? मुझे लगता है कि चोरी का पैसा या रिश्वत का पैसा
आपको गलत होके निकलेगा। मैंने बहुत लोगों को देखा जिन्होंने चोरी का पैसा कमाया है, एंड में हॉस्पिटल में निकल गया। तो आप किसी का हक मार के लेके जाओगे तो ऊपर वाला तो बैठा है, वो जिसका हक आपने मारा है आपसे छीन के वापस उसी को देगा। तो ऐसे अच्छा। काम मत करो कि जिससे आपको लगे कि मैंने ये बहुत गलत कर दिया। हम होता है ना डेथ बेड पे जब जाते हैं तो बड़ा रोते हैं जी मैंने ये गलत कर दिया। मैं वो नहीं करना चाहती। भगवान पे विश्वास करती हैं? बहुत अच्छा। बहुत मैं अपनी चेयर में बैठने से पहले भगवान को बोलती हूँ कि आज आई हूँ ऑफिस में, ना मेरा बट दिल दुखे ना बट किसी का आप एक दुखा। पंजाबी हैं, ठीक है, भगवान पे विश्वास करती है, भगत सिंह को आइडलाइज करती हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भगत सिंह पसंद है? हाँ, क्रांतिकारी थे। इसलिए पसंद है? हाँ। बट वो भगवान पे विश्वास नहीं करते। कौन? भगत सिंह, उनने एक बुक वो लिखी, वो वाई एम उनका एथियस्ट, एक भगत सिंह ने देखिए बुक लिखी थी, वाई एम एथियस्ट। देखिए सबका अपना अपना पसंद नापसंद हो सकता बिलीफ है, सिस्टम। बिलीफ सिस्टम हो सकता है। मेरा शांति मिलती है भगवान पे विश्वास करके? बहुत मैं तो अच्छा, कभी ऐसा कोई काम किया है जो बहुत गलत हो बट कर दिया? अभी तक तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है। जैसे कि कुछ भी जो बहुत गलत हो लाइफ में, अभी याद आता है कि यार ऐसा मैंने किया नहीं। मुझे लगता है कि कॉलेज के टाइम पे मुझे थोड़ा और पढ़ लेना चाहिए था, अच्छा, पढ़ाई पे तवज्जो देनी चाहिए थी पढ़ना शायद। जरूरी है? हाँ, जो मैंने अभी किया मुझे लग रहा है पहले करती तो ज्यादा अच्छा, अच्छा था। मतलब पढ़ाई से आप इस पोजीशन पे आपको लगता है कि आप पहुंचे हो, या कि रियल में आपने वो मेहनत की, ठीक है, दोनों इरिस्पेक्ट, दोनों 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 का दोनों कंट्रीब्यूशन? दोनों दोनों देखो, पढ़ाई आपको बड़े डेजिग्नेशन देती है नहीं, पढ़ाई आपके जो माइंड के ब्लॉक होते हैं ना, जहाँ पे आपको लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, वो जरूर देती है आपको। तो आपको जब आपको कुछ चीज का पता ही नहीं है, आप उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे, आपको पता ही नहीं आप कैसे काम करोगे। जब आप पढ़ाई करते हो आपके पास एक प्रॉब्लम के 100 सोल्यूशन मिल जाते हैं आपको, है ना, क्योंकि आपको वो माइंड ओपन हो चुका है कि अच्छा ये प्रॉब्लम होने से, क्योंकि आप अगर मैनेजमेंट स्टडी करते हो तो आपको बहुत सारे केस स्टडीज मिलते हैं, राइट। अभी जब मैंने IIM अहमदाबाद लास्ट किया था, उसमें एक हमें केस स्टडी मिला था। तो मेरे यहाँ पे पड़ा हुआ था डेस्क पे, मैंने प्रिंट आउट लिया था। तो हमारे सर आए थे जो हमारे सीनियर सर ने, तो उन्होंने बोला ये क्या है, तो मैंने बोला कि जी ऐसे केस स्टडी मिला। तो उन्होंने ले लिया कड़ा, तो बोले ये तो तुमने क्या डेटा शेयर किया है, ये तो हमारे ऊपर केस लिखा हुआ है। तो सच में वो ऐसे लग रहा था कि हमारे ऊपर ही केस लिखा हुआ। तो हम लोग मैं आई वॉज वेरी क्यूरियस कि मैं भी इसी सिचुएशन में फंसी हुई हूँ, इसका रिजल्ट क्या है। तो IIM में जाके जब हमारे प्रोफेसर देवजीत रॉय ने आधा घंटा का क्लास लिया, मुझे समझ में आ गया हम कहाँ गलत है। तो कभी ऐसा फील होता है कि प्राउड की मैं आईएम से पढ़ी? नहीं नहीं, ऐसा प्राउड फील नहीं होता। नहीं होता? नहीं, प्राउड तो तब फील होता कि जब मैं 2 पार निकल आते मेरे। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक कॉन्फिडेंस जरूर गेन होता है कि ओके। आप, हाँ, क्योंकि जब मैंने IIM में एडमिशन ली थी, हमारी क्लास में 85 लड़कियां थी। आईएम अहमदाबाद? IIM कलकत्ता में मैंने ली थी, कलकत्ता। पहला पहला कॉलेज मेरा वो था। तो उसमें 85 लड़कियां थी। तो मैं जस्ट यहाँ पे मैं एज अ मैनेजर काम करती थी NCS में। तो मैंने अपना करियर भी लेट स्टार्ट किया 10 साल। तो उनके पास 10 साल ज़्यादा एक्सपीरियंस मुझसे, और हाईली एजुकेटेड, इंग्लिश में बहुत कॉन्फिडेंट, पटर पटर इंग्लिश बोलती थी। मुझसे कोई बात ही नहीं करता था पूरी क्लास में, किसी ने मुझसे बात ही नहीं की। 2 महीने निकल गए, मेरा कोई दोस्त ही नहीं बना, सबके सब दोस्त हैं, सबके ग्रुप बन गया, मैं अकेली थी। जब हमारा फर्स्ट सेमेस्टर हुआ उसमें 85 में टॉप 7 जो लड़कियां थी उसमें मैं एक थी। तो तब भी कोई दोस्त नहीं बना। उसमें सबसे पहले हैदराबाद, अभी वो चेन्नई में है, माया विवेक, उसमें वो पहली एक लड़की थी जिसने मेरे तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। तो मैं तो इनिशियली 2 महीने तो मुझे ये लगता था, मैं तो अपने ऑफिस में आकर रोज रोती थी, मैंने नहीं पढ़ना, मैं फेल हो जाऊंगी, मैं फेल हो जाऊंगी, कोई मुझसे बात नहीं करता। तो ये एक प्रॉब्लम होती है। आप मैं उसमें से पहले जाके मैं आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट, वहां जाती मैंने कॉन्फिडेंस लूज किया था। तो IIM के मतलब मैं 1.5 साल का कोर्स था, 1.5 साल में मैं क्लास में कभी नहीं बोली। टीचर से क्वेश्चन पूछती थी, जो प्रॉब्लम होती थी बोलती थी, कि दोस्त ही नहीं बने मेरे, दोस्त ही नहीं बने। अच्छा, मुझे क्योंकि एक बात बताना कि जैसे आप आईएम से पढ़े, ठीक है, एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, ठीक है, तो
अगर किसी को बहुत अच्छे पोस्ट पे पहुंचना है तो ऐसा जरूरी है कि वो प्रीमियम नहीं इंस्टीट्यूट नहीं, से कभी भी पढ़े नहीं। तो ही पहुंचेगा? नहीं, ऐसा अच्छा, कुछ नहीं। ऐसा कुछ फायदा मिला कि आप आईएम से हो, उस वजह से कोई फायदा मिला प्रोफेशन में? नहीं, नहीं ना? कुछ नहीं, कोई तो ये फायदा नहीं है। मिथ है कि ऐसा, मतलब खुद में टैलेंट होना चाहिए, खुद सक्षम होना चाहिए, नहीं मुझे मुझे, लगता है इंस्टीट्यूट से कुछ ज्यादा फर्क पड़ता है। नहीं, नहीं ना? क्योंकि ट्रांसपोर्ट में आपको ग्राउंड लेवल पे जाके काम करना है। हम्म। आपका डिग्री से किसी को कोई मतलब नहीं। तो आपने एमबीए इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट किया क्या? मैंने जो किया था पहले आईएम से ट्रांजिशनिंग इनटू लीडरशिप ऑफ ह्यूमन एग्जीक्यूटिव, अच्छा। जो मैंने किया था, हमारा फोर्थ वो था, ग्रुप था जो, हम्म। उनका फोर्थ सेशन था। हम्म। तो उसमें मैंने किया, लेकिन हाँ उससे मैंने सीखा क्या कि मैं, मेरी क्लास की लड़कियां थी, उनको टीचर चुप भी कराते थे अगर वो सही है बोलती थी। हम्म। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे में चेंजेस कब से आए, मैं इतनी कॉन्फिडेंट कब से हुई, जब मैंने वो आईएम का कोर्स किया, वहां पे पढ़ाई की, तब मैंने देखा कि लड़कियां किस एक्सटेंड तक जाती हैं। अगर वो सही है वो अपने पॉइंट पे स्टिक होती हैं। अगर कोई उनके साथ, कोई उनको चुप कराने की कोशिश करता है या गलत बोलता है, वो अपने लिए आवाज उठाती है। तब मैंने पहली बार सीखा था कि आप अगर सही हो, बहुत कॉन्फिडेंट रहो, कोई गलत कर रहा है अपने लिए आवाज उठाओ। तो जो कॉन्फिडेंस मुझे वहां जाके मिला, इससे मेरे को कोई भी बोल देखेगा, बोल सकता है कि मैं आईएम में जाने के पहले कुछ और थी, आईएम के आने के बाद में कुछ और हुई। 1.5 साल में मेरा काफी चेंजेस हुआ उसमें। मेरी जे आईएम की अभी, हम लोग का 12 लड़कियों का एक ग्रुप है जिसको हम साल में एक बार जरूर मिलते हैं। तो उस ग्रुप में 50 ईयर से लेके 26-7 तक, अभी 30 की हो गई हैं वो, तो 30 तक की एज ग्रुप की लड़की हैं। तो 12 लड़कियां हम हर साल, साल में एक बार जरूर मिलते हैं। तो ये जो ग्रुप है, मतलब डाइवर्स सा ग्रुप है, कोई गुड़गांव से है, कोई वेल्लोर से है, कोई हैदराबाद से है, कोई चेन्नई से है, कोई केरल से है, कोई दिल्ली से है, इम्फाल से है। तो ये जो लड़कियां हैं, जो जो 12 लड़कियों ने मुझे अपने साथ इन्वॉल्व किया, आप उनसे अगर बात करोगे, आप देखोगे, मैं आज भी जब भी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, तो मैं आज भी देखती हूँ, कोई बात हो जाए सब इकट्ठी हो जाती है। किसी को एक प्रॉब्लम हो जाए सब खड़ी हो जाती है, एक मैसेज डालो सब खड़ी हो जाती है रिप्लाई देने के लिए। तो मैंने देखा इन लड़कियों से कि अच्छा, लड़कियों में यूनिटी होती है? लड़कियां एक, मतलब लड़कियों के प्रति यूनिटी रखती हैं? हम्म, मुझे बहुत। मैंने जहां तक सुना है, लड़की एक, मतलब सबसे बड़ी दुश्मन होती है एक लड़की की, एक औरत ही सबसे बड़ी दुश्मन होती है एक औरत की। मैंने तो अपने 2 पिलर अभी बताए आपको, अर्पिता एंड सुरिंदर भाभी। नहीं, बट मेरे तो 2 पिलर हैं, तो फिर और मेरा ये ग्रुप है। तो फिर ऐसा क्यों सुनने मिलता है कि औरत ही एक औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती वो एक टाइम था, वो सास बहू के लिए बोला जाता था। पर अगर आज आप देखो कि माई हैं जो अपनी बेटियों को मोटिवेट करते हैं कि बेटा जो मैंने किया तुम मत करो, तुम पढ़ो लिखो, अपने पैरों पे खड़े हो। है? पढ़ना तो सबको बहुत जरूरी है, मुझे लगता है कि मुझे नहीं लगता लड़की लड़की की दुश्मन है। वो खाली वो एकता कपूर के सीरियल का एक डायलॉग है जो सबको अभी आजकल बोलते हैं, ऐसा मुझे कभी लगा नहीं। इसका कुछ वजूद वजूद होगा तभी ये बात कही जाती है, मुझे लगता देखो है। किसी सीरियल में, कॉन्टेक्स्ट में जरूर कही किसी में होता होगा, गई है, देखो ऐसा नहीं है, क्योंकि दहेज प्रथा है, हम्म, कितनी लड़कियों को दहेज के लिए मार भी दिया जाता हम्म, है तो हमारी हम्म, सोसाइटी में। पर हर जगह में ये इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हम, लड़कियां लड़कियों की दुश्मन है। हम्म। किसी किसी कॉन्टेक्स्ट में ये हो सकता है, किसी में नहीं हो सकता। पंजाब में दहेज लिया जाता है? दहेज तो लेते हैं, पर अब कितना मांग के लेते हैं वो नहीं मुझे पता। अच्छा। देते भी है, लेते भी है। आपने दहेज दिया था शादी हाँ के? हाँ, मेरी शादी में दहेज था। तो लगा नहीं कि दहेज लेके लड़का शादी कर रहा, नहीं करना चाहिए? नहीं, तब उतनी बुद्धि भी नहीं थी, और लगता था कि ठीक है मेरे पापा दे रहे हैं तो ले लो। सही। उल्टा मैं तो मांग रही मुझे थी, ये लगता भी है कि चाहिए वो भी चाहिए। सारे पेरेंट्स को ऐसा होना चाहिए। तो मुझे मिला, और मैं तो उल्टा लड़ाई करी थी कि पापा वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। अच्छा, तो ले लिया, बुद्धि जैसे नहीं थी। पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स के प्रॉपर्टी में, ठीक है, जनरली बहुत सारे, बिहार देखो, यूपी देखो, पंजाब में भी है कि पेरेंट्स के प्रॉपर्टी में लड़की को हिस्सा नहीं मिलता। बंगाल में देते हैं, बंगाल में बंगालीज अपने डॉटर को हिस्सा देते हैं अपनी प्रॉपर्टी का। बट हाँ, इन कुछ बहुत सारे स्टेट है जहाँ पे नहीं देते। तो इसको कैसे देखते हो आप कि हिस्सा मिलना चाहिए प्रॉपर्टी में, पेरेंट्स की प्रॉपर्टी से? हाँ मिलना चाहिए, क्योंकि बच्चे तो सारे ही हैं, लड़कियां भी उनके बच्चे हैं, लड़के भी उनके बच्चे हैं। पर हाँ, हमारी सोसाइटी में क्या देखा जाता है कि ठीक है उसके पति की प्रॉपर्टी उसकी होगी है, अब क्यों इसको दे। हाँ मुझे लगता है देना चाहिए, तो जैसे क्योंकि मेरी जैसी लड़कियां हैं ना, हम्म, क्योंकि सिंगल हो गई हैं हम्म, सडनली, उनके पास कुछ नहीं है, एटलीस्ट कुछ तो होना चाहिए जहाँ पे वो पैर रख सके। ये बात है। तो जैसे मतलब आप
उस कंडीशन से जब गुजर रही थी, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि जाके अपने भाइयों से छीन ले प्रॉपर्टी अपने हिस्से की? नहीं, कभी ऐसा आया नहीं, क्योंकि नहीं मैं मतलब, अपनी रोजी रोटी में इतनी इतनी दुखी थी मैं, कि मुझे लग रहा था मैं अपना ही, देखो आप किसी से छीन के लोगे ना, अपनी चीज आपकी अपनी ही होती है बट वो तो उसका। आपका हक है ना, आप छीन तो अपना हक ही रहे हो, तो मुझे तो लगता है कि छीनना चाहिए ना, अपना ही तो हक है, क्या प्रॉब्लम है? मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं सरोज, मुझे हम्म, लगा कि मैं अपना कमाने में इतना व्यस्त थी। हम्म, और जब मैं बोलूंगी एक चीज की, पता नहीं जी, जायज कि मैं उनकी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ, हम्म, तो जो जायज फैमिली है, हम्म, आप बिलीव करोगे सरोज के मुझे कभी ये नहीं फील हुआ कलकत्ता में कि मेरी फैमिली नहीं है। मेरा पैर का ऑपरेशन था, है ना, तो हम्म, जायज के ओनर किसी को भी मेरे साथ भेज सकते थे हम्म, कि भाई जाओ, इसको कितना एम्प्लॉय है जायज में, हम्म, 25,000 एम्प्लॉय है इनके पास, हम्म, किसी को भी एक को कॉल करते, कोई भी मुझे ले जाता हॉस्पिटल में हम्म, एडमिट कराने। उन हमारे डायरेक्टर की वाइफ खुद गई है, कंपनी की मालिक खुद जा रही है मुझे एडमिट कराने, मुझे लगता नहीं उनको कोई जरूरत है मेरे लिए। हम्म, पर मुझे अगर बोलोगे सरोज, मुझे एक फैमिली से निकल के एक नई फैमिली मिल गई थी, हम्म, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मैंने फाइनेंशियली सपोर्ट तो कभी नहीं लिया, पर हम्म, आपको पता तो था कि कोई जरूरत पड़े में आप, कोई है आपके पीछे, वो, सर के पीछे कोई है। हाँ बट जैसे वो आज भी फील होता है, आपके सर के पीछे आपको महसूस हुआ कि कोई है, बट अभी भी है। बहुत सारी औरतें हैं जिनको डोमेस्टिक वायलेंस के बाद उनके पीछे कोई नहीं रहता, उनके पेरेंट्स भी हाथ छोड़ देते देखो हैं। अगर मैं, मेरे को जायज कैसे मेरे पीछे आया, अगर मैं ये स्टेप नहीं लेती कि मैंने घर छोड़ना है, ये हम्म, तो हिम्मत मैंने दिखाई है ना। आपको निकाल दिया गया ना, आप छोड़ी तो नहीं? नहीं, मुझे मेरा पैर तोड़ा गया, तो पैर मुझे तोड़ के, बहुत मारा गया, मेरे बहुत चोटें थी, मेरा एक पैर का एंकल टूटा था, दूसरे पैर की लास्ट दो फिंगर्स का हेयर लाइन फ्रैक्चर था। तो ये सब और छोटे मेरे, डोमेस्टिक हाँ, वायलेंस? नहीं ये तो मेरे बचपन के है, ये वाला कान भी आप देखोगे तो मेरे एक कान में स्टड पहना तो उन्होंने खींच के निकाल लिया। तो मेरे को इतनी चोटें थी, उसके बाद अब तो वो आपको मार रहे हैं और आप मार खा रहे हो, उसके बाद मेरा जमीन मुझे अलाउ ही नहीं कर रहा था कि ये एंड है, अब इसके आगे आपकी कुछ और टांग तोड़ देंगे, सर फाड़ देंगे, आप पूरी जिंदगी के लिए बेड रिडन हो जाओगे, उससे अच्छा भाई भाई बहुत हो गया, अब भी बस। वो उन्होंने मुझे मारा था, मुझे ऐसा नहीं था कि निकाल दिया। नहीं तो उसके, आपको आपको मारा कौन? आपके हस्बैंड ने मारा? हाँ हाँ, किससे मारता था? वो किसी से भी, झाड़ू मिल गया, जूता मिल गया, डंडा मिल गया, जिससे मिला उसने मारा, बेल्ट से भी मारा। तो कभी हिम्मत नहीं हुई कि पलट के? मैंने स्टार्टिंग में तो मारा था, मेरी जब नई नई शादी हुई, हम्म, तो मेरे हाथ से उनका एक परफ्यूम टूट गया था, हम्म, तो परफ्यूम शायद 5,000 का था उस टाइम, उन्होंने खींच के थप्पड़ मारा कि मेरा 5,000 का परफ्यूम टूट गया। मैंने भी मारा कि पापा से 10,000 ला दूंगी। स्टार्टिंग में तो हम लोग लड़के बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, जब उसके बाद उन्होंने मुझे मारा, मुझे लगा मैं आधी सेंसलेस ही हो गई हूँ, तो उसके बाद मेरे को मन में डर बैठ गया था कि अगर मैं कुछ बोलूंगी बहुत मार पड़ेगी, बहुत पेन होगी, और घर का काम भी करना है आपको, आपको कुकिंग करनी है, कपड़े धोने हैं, कपड़े प्रेस करने हैं, उतनी मार खा के आपको सारे काम करने हैं। एक एक रील बहुत वायरल हुई थी, ठीक है, मारपीट एक प्यार का भी हिस्सा था, ठीक है, वो एक रील बहुत वायरल हुई थी, ठीक है, बट हर मारपीट मतलब प्यार नहीं होता। देखो, प्यार अगर इतना वायलेंट है तो नहीं चाहिए भाई। अच्छा। थोड़ा बहुत एक आध, हम लोग बचपन में जैसे करते थे, तुमने उंगली लगाई मैंने लगा दी, तूने लगा हम्म, दी, उसमें हम लोग भाई बहन लड़ पड़ते हैं। हम्म, पर कभी भाई बहनों को ऐसे देखा कि बहन का पैर ही तोड़ दिया, सर फाड़ दिया, ये प्यार किस काम का? हम्म, आपके इस प्यार से अगर किसी को, दूसरे को तकलीफ हो रही है, हम्म, तो वो तो नहीं, प्यार नहीं हो सकता। प्यार में आप किसी को कांटा चुभता नहीं देख सकते, थप्पड़ कैसे मार प्यार सकते? दोबारा होता है? मेरे को तो अभी तक नहीं हुआ, अच्छा। मेरे को जा तो कोई मिला नहीं है, जा हुआ नहीं है, पता नहीं, मुझे तो कोई मिला नहीं। बट मुझे लगता है कि अगर एक इतनी इंडिपेंडेंट वुमेन, ठीक है, इतनी सक्सेस, प्रिटी, नहीं नहीं, मुझे अभी एक मतलब ये पता नहीं रिकॉर्डिंग में बोलना चाहिए कि नहीं, मेरे एमडी सर ने मेरे लिए एक लड़का देखा था, मैं उससे मिलने गई थी, तो उसने देखा कि लड़की बहुत कॉन्फिडेंट है, उसने ना कर दिया। अच्छा हाँ, बहुत सारे हाँ, ये बहुत मेरे को हुआ, बहुत सारे लड़के, रिसेंटली मुझे रिजेक्शन बहुत मिला। सारे लड़के ना, मैं बताता हूँ क्या होता है उनका माइंडसेट, बहुत सारे लड़के ना बहुत कॉन्फिडेंट बोल्ड लड़कियों को पसंद नहीं करते। एज अ गर्लफ्रेंड ठीक है, लड़के एज अ डेटिंग गर्लफ्रेंड बनाना हो, ठीक है, टाइम पास करना हो, तो वो बहुत खूबसूरत लड़कियां ढूंढेंगे, और बोल्ड हो, कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, डांस करती हो रोड पे, वो ढूंढेंगे। बट जैसे एज अ वाइफ का कॉन्सेप्ट आता है, तो लड़के बहुत सिक्योर हो जाते हैं, उनको लगता है कि ऐसी लड़की हो जिसको हम डोमिनेट कर सकते हैं, हमारी सारी बातें सुने, ठीक है, घर को लेके चले, ठीक है। फिर वाइफ मटेरियल का पिक्चर अलग लड़कों के दिमाग में होता है। तभी शायद मुझे रिजेक्शन मिला हाँ, होगा। क्योंकि ऐसा उनको लगता है कि यार वो इतनी इंडिपेंडेंट है मेरी,
इनसिक्योरिटी हो जाती है कितनी उन्होंने भी। बोला कि उसका लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट है मेरे से। अब मेरे को मेरा लाइफस्टाइल कैसे डिफरेंट है, मैं 8:30 घर सो जाती हूँ, घर का ही खाना खाती हूँ, शाम को 7 बजे घर पहुंच जाती हूँ, सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ। तो इससे ज्यादा अब मेरा लाइफस्टाइल इसमें क्या डिफरेंट है मुझे पता नहीं नहीं, लगा। मैं लड़कों की माइंडसेट बता रहा हूँ। हाँ। लड़कों का ऐसा माइंडसेट होता है ना कि अगर लड़की बहुत इंडिपेंडेंट है तो वो बात नहीं सुनेगी, ठीक है। क्योंकि हमारा जो सोसाइटी है, ठीक है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, वहां पे लड़का एक फीडर है, ठीक है। हम्म। लड़की हमेशा फॉर सोसाइटी सॉफ्ट, ठीक है, एडजस्टिंग। सोसाइटी ने हमेशा लड़कियों को ऐसे कंसिडर किया। लड़का हमेशा प्रोवाइडर है, ठीक है। हम्म। तो उस प्रोवाइडर के मैक्सिमम मेल ईगो वैसा होता है, बहुत फर्जाइल, मेल ईगो ईगो फर्जाइल भी होता है। बट उनका इतना होता है कि मेरी जो बंदी है या मैं जिस शादी को जिसको वाइफ बनाऊं, वो मेरी बातें सुने, ठीक है। आर्गुमेंट हुआ, बट अगर वो इंडिपेंडेंट होगी तो जा सकती है, ठीक है, उसके पास बहुत ऑप्शन होंगे, तो वो डर होता है उनके अंदर, ठीक है। तो ज्यादा बहुत बोल्ड और इंडिपेंडेंट लड़की को चेस नहीं करता एज अ वाइफ के लिए। ओके। ये लड़कों का माइंडसेट होता है। अच्छा, मुझे ये भी पता लगा मैं क्यों हाँ। मैं सिंगल। हाँ। हो सकता है। हाँ, मुझे अभी रिसेंटली ये रिजेक्शन मिला है कि मतलब लड़की बहुत कॉन्फिडेंट है। हाँ। तो नहीं लगता कि ये कॉन्फिडेंस थोड़ा कम करना हो? बट अब कम करने का कोई पॉइंट नहीं, ऑलरेडी पहले करके देख चुका है ना। पहले बहुत सहा भी होगा। सहा है मैंने, 10 साल सहा है। हाँ। 10 साल सहा है मैंने, कम नहीं है हाँ, 10 साल। टॉर्चर, इतना टॉर्चर, मार, हाँ, बेल्ट, बहुत जूते, बहुत ये लाइक बहुत बहुत मुश्किल है। बहुत बहुत। तो अब तो सहने का वैसा कुछ है नहीं, मतलब वैसे दूर दूर तक वैसा अगर कोई आदमी मिले तो जाने का ही नहीं। लाइफ लगती है इनकम्प्लीट। कभी नहीं। मुझे फील होता लगता है है कि कुछ कमी है कुछ, नहीं। ऐसा कुछ नहीं, नहीं। मतलब सब कुछ ठीक चल रहा वो मेरे पास मतलब घर में डोमेस्टिक हेल्पर है, फ्रेंड्स हैं, ऑफिस में भी, मतलब ऑफिस में जितने भी हमारे लोग हैं, मुझे लगता है कि मेरे को कोई भी चीज होती है तो ऑफिस में 2-3 लोग हैं, उनको सब पता होता है, मैं उनके साथ शेयर कर लेती हूँ। ऑफिस में अच्छे दोस्त हैं मेरे, टीम है मेरी, अच्छे दोस्त हैं, अच्छे बॉस हैं। है। कंपनी में कोई प्रॉब्लम होती है, मतलब मैं हॉस्पिटलाइज हुई थी लास्ट टाइम, तो मुझे थोड़े इश्यूज हो रहे थे एडमिशन के टाइम पे, कि आप सडनली एडमिशन होने चले गए बड़े हॉस्पिटल, पता नहीं क्या। मैं तो आई वाज इन वेरी बैड कंडीशन। तो मैंने हमारे डायरेक्टली एमडी सर को कॉल किया, सर मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, एडमिट होना है। इमीडिएटली मेरे को 5 मिनट में हेल्प मिल गया। तो आपके पास सब बेस्ट है, तो मुझे क्यों लगेगा कोई कमी। मेरे को कुछ, मुझे थोड़ा लगता है कि बोर हो गया, मैं घूमने चली जाती हूँ। फिर हफ्ते में ऑफिस में मेरे ख्याल से मैं एक दिन तो होती ही नहीं हूँ। रीजन है इसके, कोई ना कोई इवेंट पे जाती हूँ मैं, कहीं ना कहीं मीटिंग है, क्लाइंट मीटिंग है, यहाँ है वहाँ है। तो मुझे लग रहा है कि मतलब साल में मेरे 25 से 30 तो ट्रिप हो जाते हैं। आज बॉम्बे हूँ तो आज दिल्ली हूँ, आज कहाँ हूँ कहाँ हूँ। तो आप सारा दिन घूमते हो, जिसने लड़की ने कभी एयरपोर्ट ही नहीं देखा तो वो अभी महीने में 4 बार एयरपोर्ट पे होती है, तो किस लिए इनकम्प्लीट लगेगा। तो सोचने का, ये मैं ये सभी सोचती भी नहीं हूँ ना, मैं अपने आप को जो सोचने देती। मटेरियलिस्टिक चीजों से लगाव है हाँ हाँ, बहुत है। बहुत सब है। चीजों से है। अच्छा बैग चाहिए, अच्छा जूता चाहिए, अच्छा मेकअप चाहिए, अच्छी ड्रेसेस चाहिए, अच्छी वॉच होनी चाहिए, अच्छी ज्वेलरी होनी चाहिए, बेस्ट मेकअप होना चाहिए, बेस्ट नेल पेंट होना चाहिए। हाँ, सब है। तो इतने साल कमाया तो अपना घर कब खरीदा? अपना घर खरीदा मैंने 2020 में। 2020 में। कैसा लगा खुद का घर खरीद के, इतना स्ट्रगल करके खुद के मेहनत से घर खरीद के कैसा लगा? बहुत अच्छा। उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बैंक लोन अच्छा। है। अभी तक भी है? अभी अभी क्लियर। अच्छा। अभी अच्छा लगता है। अभी अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। तो लाइफ से अभी सेटिस्फाइड, हाँ। खुश अब हो, रियल लाइफ में मैं खुश हूँ बहुत। खुश हो। हाँ। कोई इमोशनल ट्रॉमा नहीं, कोई आपको डांटने वाला नहीं है, कोई आपको इमोशनली कुछ हर्ट करने वाला नहीं है, कुछ हम्म। नहीं है। आप खुद को खुद ही खुश करते हो, खुद ही अगर दुखी होना चाहते हो तो हो सकते हो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। मैं ऑफिस का बर्डन भी घर नहीं लेके जाती हूँ कि हम्म। ऑफिस में कोई बात हो गई है तो उसको ड्रैग करके रोते रहो, घर पे कुछ नहीं होता। ऑफिस में लड़ाई होती है, मेरी रोज ही होती है। लड़कियां बहुत ज्यादा रोंदू होती है, ऐसा है क्या? नहीं, हम थोड़ी इमोशनल होती है। या रोंदू होती है? मैं तो उसको इमोशनल बोलूंगी क्योंकि कभी कभी खुद को सही प्रूफ करने के लिए रो दिया हो, नहीं यहाँ पे सिचुएशन बहुत खराब हो रहा है, मैं रो दूंगी तो मेरे को वो फायदा। मैंने बचपन में अपने भाइयों के साथ किया है। अभी अभी नहीं। अभी नहीं। प्रोफेशनल एटमोस्फेयर में आप रोगे तो बहुत ही वियर्ड दिखता है ना, यहाँ पे कभी नहीं रोए। बट लड़की रोए तो फिर वो उसको तो नॉर्मली लिया जाता है सोसाइटी में, अच्छा वीक है, सॉफ्ट है, रो सकती है।
वो आप सोसाइटी में कर सकते हो, लेकिन प्रोफेशनल वर्ल्ड में जिस इंडस्ट्री में मैं काम करती हूँ, यहाँ पर लड़का लड़की कोई फर्क नहीं है। तो एक मैं पॉडकास्ट खत्म करने से पहले एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है? आप ट्रक ड्राइवर्स के साथ रहते हो, ठीक है, घूमे हो, आप ट्रक पे जर्नी भी किए हो, ठीक है, तो वो कभी गाली देते हैं, ठीक है, आप गाली सुने हो, हाँ हाँ, ठीक मुझे है, देनी भी आती है। अच्छा देने भी आती है, हाँ, तो कभी गाली सुने हो तो कभी मतलब उनको ऐसा संकोच नहीं होता कि मैडम है तो इसलिए गाली नहीं देनी? मेरे ऑफिस में कोई भी ड्राइवर मुझे मैडम बोलते ही नहीं है, मुझे बाबू ही बोलते हैं, सर बोलते हैं, उनको पता ही नहीं है लड़की है इसको मैडम बोलते हैं। अच्छा। तो वो मुझे बाबू ही आज भी बोलेंगे सलाम साहब। तो उनको ये मतलब उनको ये पता है कि ये लड़की है, और उसको ये पता है कि ट्रांसपोर्ट ऐसे ही होता है यहाँ पे। मेरे सामने कभी ड्राइवर ने हाईवे पे एक आधी बार दी है, अदरवाइज देते नहीं है वो लोग। तो लड़कियों को बहुत टफ होना जरूरी है या सॉफ्ट रहना ही ठीक है? नहीं नहीं, आप अपनी आइडेंटिटी मत को, भगवान ने हमें कोमल बनाया पर कमजोर तो नहीं है। भगवान ने हमें वो दिया है कि लड़का लड़की डिफरेंट है, उसको आप ग्रेसफुली लेके चलो आगे। मुझे नहीं लगता कि लड़कियों को रूड और रफ एंड टफ होने की जरूरत है। जो हम हैं अपने बाय नेचर वैसे ही रहो, वैसे अच्छा। पर हाँ, उतना अगर ट्रांसपोर्ट में आ रहे हो उतना फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए कि इतने ऊंचे ट्रक में चढ़ पाओ। अच्छा, वो है थोड़ा क्योंकि फिटनेस लेवल होने चाहिए। फिर मुझे मैं ट्रक में पहली बार क्यों चढ़ी थी कि मैं यार्ड में गई थी, हमारे एक सीनियर भी थे मेरे साथ। तो मैं ऐसे बोली थी कितना अच्छा ट्रक है, बोले चढ़ के दिखाओ। तो मैं चढ़ तो गई, अब उतरने में बहुत डर लग रहा है, उतरना तो आ नहीं रहा। तो अब मैं क्या करूं, अब क्या करूं, मैं बोल नहीं सकती हूँ, ईगो तो सब में ही होती है, मेरे में भी है। तो मैंने क्या किया कि मुझे उतरना नहीं आ रहा, ऐसे कैसे बोले, इंसल्ट हो जाएगी, मैंने जंप कर दिया हम्म, इतने ऊंचे ट्रक से। हम्म, और खड़ी होगी सीधी, मुझे पता था मेरे जोर से लगा क्योंकि मेरे एंकल सर्जरी है। हम्म। 2 दिन लंगड़ा के जरूर चली, लेकिन ऐसे अकेले में लंगड़ा रही हूँ, लेकिन बाद में दर्द भी कंट्रोल कर किसी को बताया नहीं। तो ये भी होता है, कि ये ना समझ लड़की है तो कमजोर कमजोर है। तो कमजोर तो हूँ, दर्द तो हो रहा है, लेकिन लोगों को नहीं दिखाना है। है। कभी भी कुछ चीज दिखाए ना नहीं चाहिए, वही ज्यादा ठीक है। नहीं नहीं, जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो आप दिखा भी दो, क्या प्रॉब्लम है, अपनों को बंदा दिखा ही सकता है। बट लेकिन सब सबको मत सब दिखाओ। तो अपने नहीं होते ना। सब तो अपने नहीं है, पर हम्म, सबको मत दिखाओ, लेकिन जहाँ पे दिखाने की जरूरत है वहां पे दिखाओ, क्योंकि हम्म, नहीं तो सामने वाले को समझ कैसे आएगा हम्म, कि इसको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, या तकलीफ हो रही है। हम्म। अच्छा, लास्ट मैसेज कुछ देना चाहो मेरे व्यूअर्स को? मेरी तरफ से इतना ही कि सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स को बोलूंगी कि लड़कियों को कम मत ताको, उनको पढ़ने का मौका दो, उनको आगे बढ़ने का मौका दो। शादी जिंदगी का एंड नहीं है। हम्म, शादी जरूर करनी चाहिए क्योंकि ये हमारी एक प्रथा है, इसको हम ऐसे, हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है शादी को करना। लेकिन बच्चों को पढ़ने दो, लड़का है लड़की उसमें चीज मतलब उसमें फर्क मत करो। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अब मुझे लगता है ये इतना ज्यादा हाइप हो गया कि आने वाले दिनों में ऐसा ना हो कि लड़का पढ़ाओ लड़का बेटा बचाओ। पढ़ाओ बेटा बचाओ। हाँ, ये नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आप अपने हार्ड वर्क पे बिलीव करो, कोई शॉर्टकट पे मत जाओ। हम्म, अब हार्ड वर्क का मतलब सफर हो सकता लंबा है, पर बहुत मजा आता है। हम्म, शॉर्टकट में वो छोटी सी आपको सक्सेस मिलेगी, वहीं पे रह जाएगी। हम्म, तो हार्ड वर्क करते करते जब आप आगे बढ़ोगे, हम्म, तो आपको उसका एक अलग ही एक मजा है, उसका अलग ही एक चाम है। हम्म, तो जब भी आप बात करते हो, आपके बातचीत में वो कॉन्फिडेंस दिखता है कि आप कुछ भी पूछो मुझे पता है। ओके, थैंक यू थैंक यू हरिंदर सरोज। पालकौर जी। आपने थैंक यू समय दिया सरोज। हमको, बहुत अच्छा लगा थैंक यू। आपसे बात करके।